इस चैप्टर में हम एक ऐसे सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे जो 4000 सालों तक जमीन के अंदर दफन रही, जिसकी खोज ने इंडिया के इतिहास को 8000 साल पुराना कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। वैसे तो एंशिएंट वर्ल्ड में एक से बढ़कर एक सिविलाइजेशन हुए। इराक के मेसोपोटामिया से लेके इजिप्शियन, चाइनीज, एस्टेक, फेनोशियंस एटसेट्रा, लेकिन हड़प्पन्स को वन ऑफ द गोट सिविलाइजेशन माना जाता है और उसके रीजंस भी साफ है। इनके शहर जो अपनी प्लानिंग में मॉडर्न सिटीज को पीछे छोड़ दे, इनके क्राफ्ट्स जिनके लिए इजिप्ट और मेसोपोटामिया का खजाना खाली हो जाता था, या फिर इनका ट्रेड जो ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया से होते हुए सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था। पर कौन थे ये लोग, कहाँ रहते थे और ये सब खत्म कैसे हुआ? दरअसल हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत आज से 4500 साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हुआ था। मेसोपोटामिया और इजिप्ट की तरह ये भी नदियों के किनारे बसने वाली सिविलाइजेशन थी। इसमें शुरुआती और ज़्यादातर साइट्स इंडस और सरस्वती रिवर के आसपास बसे हुए हैं और इसी वजह से इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अपने पीक पे ये सिविलाइजेशन नॉर्थ में अफगानिस्तान से लेके साउथ में गुजरात तक और वेस्ट में बलूचिस्तान से लेके ईस्ट में यूपी तक फैला हुआ था। इनके शहर तमाम एंशिएंट सिविलाइजेशन में काफ़ी मॉडर्न और एडवांस्ड माने जाते हैं, जहां आपको टाउन सेपरेशन दिखता है, एक वेल प्लान्ड ड्रेनेज दिखता है और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। चूँकि इंडस और सरस्वती के बेसिन में बसे इन शहरों से पहले इंडिया में कोई शहरों का एविडेंस नहीं मिलता है, इसीलिए इस पीरियड को हम लोग फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। इनके क्राफ्ट्स नायाब थे, जिनकी मेसोपोटामिया, बहरीन और ओमान में काफ़ी डिमांड हुआ करती थी, खास करके लैपिस लज़ूलाई जो अफगानिस्तान के शॉर्तुगई में मिला करते थे। व्यापार करने के लिए इन्होंने जहाज बनाए, जिसका एविडेंस हमें इनकी सील्स में मिलता है। ये जहाज ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया से होते हुए इजिप्ट तक जाते थे। लेकिन इस सूरज के जैसे चमकते सिविलाइजेशन को किसी शनि की नजर लग जाती है और वो तमाम चीजें जिस पे हड़प्पन्स प्राउड फील किया करते थे, वो सब उनके आंखों के सामने तबाह हो गया। हेलो, मेरा नाम है सुधांशु और इस चैप्टर में हम इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन की अर्श से लेके फर्श तक की कहानी को देखेंगे। So hello and welcome to all of you on the platform of Bleed Learner Humanities. This is Sudhanshu at your service और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 1 को, जिसमें इस पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की कहानी हम देखेंगे। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू दैट इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर में तो आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला है, बिकॉज इस चैप्टर को हमने लाइक अदर चैप्टर्स स्टोरी लाइन की तरह समझाने की कोशिश की है, बेहद सिंप्लीफाइड मैनर में, जिसमें ज़रूरत पड़ने पे हमने फुटेजेस यूज़ किए हैं, क्लिप्स यूज़ किए हैं, इमेजेस यूज़ किए, ताकि आप अच्छे से कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ सके। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू, आई कैन बेट ऑन दिस। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, मेक श्योर यू डाउनलोड आवर ऐप। वहाँ पे हमारे सारे तमाम मटेरियल्स एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस लिस्टेड हैं, अपार्ट फ्रॉम द लाइव क्लासेस दैट वी कंडक्ट। एंड नाउ विदाउट क्रिएटिंग एनी फर्दर मिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। So here we have chapter 1 of class 12 history, bricks, beads and bones. इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले मैं ज़रा आपको इसके टाइटल की मिस्ट्री समझाना चाहता हूँ कि व्हाई दिस टाइटल इज नेम्ड एज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। उसको समझने के लिए आपको पहले इस तस्वीर को देखना पड़ेगा। ये बेसिकली एक हड़प्पन सील है, जिसमें आप एक जानवर देख रहे हैं। ये यूनिकॉर्न है और इसे मोटिफ कहा जाता है। मोटिफ मतलब कोई निशान। ये जानवर भी हो सकता है और हड़प्पन के केस में इन्होंने कभी कभी प्लांट मोटिफ का भी इस्तेमाल किया। ऊपर की तरफ जो चीज़ आपको दिख रही है, ये उनकी स्क्रिप्ट है। ये साइन स्क्रिप्ट है, इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है और अभी तक इसे डिसाइफर नहीं किया गया है, व्हिच मीन्स कि इस सील में यूनिकॉर्न का क्या मतलब है और इस स्क्रिप्ट पे क्या लिखा है, वी जस्ट डू नॉट नो। बट ये सील्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो आप एक्सकेवेशन के बाद बरामद करते हैं ज़मीनों के अंदर से, और डिस्टिंक्टिव मतलब खास आर्टिफैक्ट। तो ये जो हड़प्पन सील है, ये बेसिकली उस सिविलाइजेशन की पहचान है। कुछ उस तरीके से जैसे इजिप्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वो पिरामिड आते हैं। जब हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले उनके टैबलेट्स और वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट आती है। वैसे ही हड़प्पन सील्स आर द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आयरनी ये है कि हालांकि ये सील्स तो हमारे पास हज़ारों की तादाद में अवेलेबल हैं,
बट हमें इनसे कुछ ज़्यादा खास पता चल नहीं पाता है। तो आखिर हड़प्पन्स के बारे में जितनी भी चीज़ें हमें पता है वो पता चली कैसे है? वो पता चली है उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, अपार्ट फ्रॉम द टेक्सचुअल एविडेंस, क्योंकि सील वगैरह उनके टेक्स्ट की तरह है बिकॉज़ स्क्रिप्ट वहाँ पे लिखा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लाइक व्हाट, उनके घर, उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले सामान जैसे पॉटरी, उनका ऑर्नामेंट्स, उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले टूल्स और कुछ हद तक सील्स भी, जो कि उनके ट्रेड कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताते हैं। एंड दिस इज़ व्हाई दिस चैप्टर इज़ नेम्ड एज़ ब्रिक्स, बीड्स एंड बोस, क्योंकि उनकी ईंटों से हमें उनके टाउन प्लानिंग के बारे में पता चलता है, हमें उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, उनके ड्रेनेज, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है। हमें उनके बीड से उनके क्राफ्ट प्रोडक्शन, उनके ट्रेड कॉन्टैक्ट्स के बारे में पता चलता है। हमें उनकी हड्डियों से, जिसमें उनके इंसानों की हड्डी आती है और उनके जानवरों की भी हड्डी आती है। उनकी जानवरों की हड्डियों से हमने उनके डाइट को डिकोड किया है कि किन जानवरों को ये कंज़्यूम करते होंगे, किनको ये डोमेस्टिकेट करते होंगे। एंड फ्रॉम देयर बोन्स हमने हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ क्रैक किया है, द मिथ ऑफ आर्यन इन्वेजन। जब उनके कब्रों की हड्डियों को आर्कियोजेनेटिक स्टडी में डाला गया, तभी जाके ये चीज़ क्लियर हुई, व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब चूंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें जितनी भी चीजें पता है, उसमें से ज्यादातर चीजें हमें इन तीनों सोर्स से ही पता चली है। दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज नेम्ड एज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोस। एंड इस चैप्टर में हम बेसिकली इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट वी नो अबाउट इट, फ्रॉम द टाउन प्लानिंग, फ्रॉम देयर सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी, उनके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को देखेंगे, क्राफ्ट्स को देखेंगे, ट्रेड को देखेंगे। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ वी नो अबाउट इट, कि भाई साहब ये जो पूरा आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करता है, इसमें चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, अगर आपने गलत एजम्पशन ड्रॉ कर लिया है तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। अब आगे बढ़ते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टर्म्स, प्लेसेस और टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द टर्म्स ऑफ दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन, की आखिर इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों पड़ा है, इसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि जब हड़प्पन साइट्स डिस्कवर हो रहे थे सिविलाइजेशन के साइट, तो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड एंड ऑन दैट बेसिस दे नेम्ड इट एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। अंग्रेज इस पैटर्न को कई और जगह पे भी फॉलो करते हैं, जैसे उन्होंने जब विजयनगर डिस्कवर किया था तो उस पूरे एम्पायर का ही नाम विजयनगर एम्पायर रख दिया था। हालांकि उसके खुद के एम्पायर के लोग और उनके खुद के टेक्स्ट में कभी विजयनगर एम्पायर नहीं कहा गया, वो कुछ और कहते थे। इफ यू नो व्हाट नेम वाज यूज्ड फॉर देम इन देयर लोकल टेक्स्ट, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसको समझने के लिए आपको इस मैप को देखना पड़ेगा। दिस इज द मैप ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ज्यादातर जो साइट्स है वो इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इसमें से एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे साइट्स की जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास बसी हुई है। ऑन दैट बेसिस दे आल्सो कॉल्ड इट एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक और नाम काफी बार यूज किया जाता है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वो इसलिए क्योंकि इंडस के अलावा एक सरस्वती रिवर भी उस जमाने में थी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दिस इज द सरस्वती रिवर, और कहते हैं कि 2/3 ऑफ द हड़प्पन साइट्स वेर लोकेटेड अराउंड दिस बेसिन। तो ये दोनों जो रिवर है, इंडस और सरस्वती, ये इस पूरे सिविलाइजेशन का बैकबोन थी। एंड ऑन दैट बेसिस द डिफरेंट नेम्स वेर गिवन। अगर हम बात करें इसके लोकेशन की, द कोर एरियाज वेयर इन पंजाब, पंजाब मतलब पाकिस्तानी और इंडियन पंजाब दोनों, देन राजस्थान, देन चोलिस्तान। चोलिस्तान इज बेसिकली अ डेजर्ट इन पाकिस्तान। एक्चुअली में पाकिस्तान में एक डेजर्ट था, डेजर्ट का भी हिस्सा पड़ता है सिंध में, बट सिंध से ऊपर जब आप पाकिस्तानी पंजाब में जाते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा डेजर्ट है, मुल्तान वगैरह के आसपास, वो चोलिस्तान का इलाका कहलाता है। देन हरियाणा, यूपी, गुजरात, कश्मीर। एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें, अगर पाकिस्तानी साइट्स की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, कोट दीजी, गरवेरी वाला जैसे साइट्स आते हैं। कई बार इन साइट्स को लोकेट करने को भी कहते हैं मैप में। इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट द लोकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, काइंडली वॉच आवर मैप बेस्ड वीडियो। इंडिया में कुछ अगर प्रमुख साइट्स की बात करें तो ढोलावीरा है, राखीगढ़ी है, लोथल है, कालीबंगन है, बनावली है, नागेश्वर है। अफगानिस्तान में एक बहुत खास साइट था, शॉर्तुगई, विच वाज फेमस फॉर अ मेटल। कौन से मेटल के लिए शॉर्तुगई फेमस था, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अब ये जितने भी साइट्स है, इसमें से कुछ बड़े साइट्स थे, कुछ छोटे साइट्स थे, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन सेंटर हुआ करते थे। जैसे अगर हम बड़े साइट्स की बात करें, बड़े शहरों की, तो हड़प्पा आता है, मोहनजोदड़ो आता है, गनवेरी वाला आता है फ्रॉम पाकिस्तान, और ढोलावीरा एंड राखीगढ़ी कम फ्रॉम इंडिया। ये 5 जो साइट्स थे, काफ़ी बड़े साइट्स हैं, यहाँ पे आप एरिया भी ज़्यादा देखते हैं। इसके अलावा जो भी साइट्स हैं, वो या तो रीजनल सेंटर हुआ करते थे, क्योंकि इनका एरिया काफ़ी छोटा है, या क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर हुआ करते थे, जहाँ पे कुछ क्राफ्ट हो प्रोड्यूस होता था। जैसे अगर हम चनूदरो की बात करें या लोथल की बात करें, दे वर सच काइंड ऑफ साइट्स। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टर्म्स एंड प्लेसेस। नाउ कमिंग टू द मेजर सोर्सेस। जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो मैं उस चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बता देता हूँ कि आखिर इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम किन-किन चीज़ों का सहारा लेंगे।
सो एक बहुत मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमारे पास है वो उनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की वजह से है। उनके ग्रेन्स के बारे में पता चलता है, उनके स्केलेटन से उनके लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है, बरियर्स से उनकी आफ्टर लाइफ के बारे में पता चलता है, उनके टेराकोटा टॉयज और पॉटरी बहुत हद तक हमें उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले टूल्स और किस हिसाब से एग्रीकल्चर करते थे, कौन से वेपन्स का इस्तेमाल करते थे वो बताते हैं। बीड्स एंड ज्वेलरी से हमें उनके क्राफ्ट प्रोडक्शन और ट्रेड का पता चलता है। चैड ग्रेन से उनके डाइट का पता चलता है। सील्स से उनके ट्रेड रिलेशन का पता चलता है, क्योंकि अगर उनके सील्स मेसोपोटामिया या बहरीन में मिल रहे हैं या उनके जैसे मोटिव वहाँ पे मिल रहे हैं, दैट मीन्स देयर मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ट्रेड रिलेशन बिटवीन दीज टू प्लेसेस। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्लेसेस ऑफ दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन कि भैया कहाँ पे ये चीज़ें लोकेटेड थी, कौन कौन से खास साइट्स थे। ये आप याद रखेंगे कि जो 5 खास साइट हैं, दे आर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरी वाला फ्रॉम पाकिस्तान, और बाकी के जो 2 है राखीगढ़ी और ढोलावीरा, दे आर फ्रॉम इंडिया। क्योंकि ये अभी एनसीईआरटी में न्यू एडिशन हुआ है और इसके बेसिस पे इस साल सीयूईटी में सवाल पूछे गए थे कि भैया ये साइट्स हैं, इनमें से कौन एक मेजर साइट नहीं था। तो चूंकि बनावली का काफ़ी बार जिक्र है, लोगों को लगा कि बनावली है, गनवेरी वाला नहीं है। गनवेरी वाला का तो ज़्यादा जिक्र नहीं है, बट उस एनसीईआरटी के बॉक्स में ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है। नाउ कमिंग टू द टाइमलाइन कि भाई साहब कब से कब तक ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो बिना टाइमलाइन के तो चीज़ें कभी पूरी हो नहीं सकती है। हड़प्पन टाइमलाइन को जो है हम लोग 3 फेजेस में बाँटते हैं। सबसे पहला अर्ली हड़प्पन फेज, जिसके शुरुआती एविडेंस हमें 6000 बीसी के मिलते हैं, मतलब आज से तकरीबन 8000 साल पहले से हड़प्पन्स उस इलाके में रह रहे थे। तो 6000 बीसी से लेके 2600 बीसी तक, यानी कि ऑलमोस्ट 4500 सालों का पीरियड जो है वो अर्ली हड़प्पन फेज है, जिसमें इन्होंने छोटे-छोटे सेटलमेंट्स बनाए, एग्रीकल्चर करना शुरू किया। उनका जो सेटअप था वो काइंड ऑफ विलेज सेटअप ही था। एंड देन चीज़ें मैच्योर हुई इन द मैच्योर हड़प्पन फेज, और ये जो 700 सालों का पीरियड आप देखते हैं 2600 से 1900 बीसी, यही वो पीरियड है जब उनके सारे अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए, उन्होंने क्राफ्ट प्रोड्यूस करना शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, ट्रेड रिलेशन बनाए मेसोपोटामिया के साथ, ओमान के साथ, बहरीन के साथ, और इसी मैच्योर हड़प्पन फेज को, बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट्स दे हैव हैड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी फेज को हम लोग कहते हैं द फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जब सिंपल शब्दों में ऐसा पूछा जाता है कि भाई साहब हड़प्पन सिविलाइजेशन कब तक एग्जिस्ट करता था, तो 2600 से 1900 बीसी। इससे पहले देयर वाज नो सिविलाइजेशन। हालाँकि एक सॉर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर ज़रूर था, जो कि बाद में मैच्योर हड़प्पन फेज़ में आगे बढ़ के सिविलाइजेशन का रूप ले लेता है। उसके बाद 1900 से 1300 बीसी तक आता है लेटर हड़प्पन फेज़ या लेट हड़प्पन फेज़। इसमें सारे जो इनके अर्बन फीचर्स हैं और इनकी एडवांसमेंट है, वो धीरे-धीरे डिक्लाइन करके खत्म हो जाती है। एंड देन सोसाइटी शिफ्टेड टुवर्ड्स द वैदिक सिविलाइजेशन, जिसके बारे में थोड़ा-सा मैं अगले चैप्टर में बताऊँगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइमलाइन। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको एक मैप भी दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हाउ सिविलाइजेशन इज डेवलप्ड। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में मैप देख रहे हैं, दैट इज ऑफ अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन, और ये मैच्योर हड़प्पन साइट्स है। अर्ली हड़प्पन साइट्स में आप देख रहे हैं लोकेशन तो अभी भी सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट का ही है, बट साइट्स काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। ये जो ब्लैक डॉट्स है ना, दे आर द साइट्स, काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड, काफ़ी निकट नज़दीक लोकेटेड है। वहीं जब हम आते हैं लेटर हड़प्पन फेज में, तो ये चीज़ें स्कैटर्ड हो जाती है, डिस्पर्स्ड हो जाती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसका मतलब क्या है? जब लोग क्लोज़ली रहते हैं, दैट मीन्स दे आर लिविंग इन द फ़ियर। उनके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है। दैट इज़ व्हाई लोग साथ में क्लोज़ली रहना शुरू करते हैं। जब उनके पास एडवांसमेंट हो जाता है, कम्युनिकेशन के साधन हैं, उन्होंने एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम स्थापित कर लिया है, सिक्योरिटी के उनके पास प्रॉपर इंतज़ामात है, तो ऐसे स्कैटर्ड होके वो रह सकते हैं। दैट्स व्हाई वी लिव इन इंडिया। लोग कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक क्यों रह पाते हैं? बिकॉज़ वी हैव अ सेटअप। तो मैच्योर हड़प्पन साइट्स का इतना डिस्पर्स्ड होना, वो इसी बात का उदाहरण है कि हड़प्पन्स काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। इसी वजह से शुतकागन दौर से लेके अराकीगढ़ी तक कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता होगा। नागेश्वर से मोहनजोदड़ो तक सामान भेजे जाते होंगे विदाउट वरिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। सो दैट इज ऑल अबाउट द एडवांसमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिगिनिंग कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई है। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत की बात करें तो 7000-8000 बीसी के आसपास उन इलाकों में जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप होता है, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे फार्मिंग कम्युनिटीज ऑलरेडी रह रही थी। और जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के जीन्स को भी स्टडी करते हैं, अभी हालिया जो स्टडी हुई है 2013 के आसपास, उसमें ये क्लियर हुआ कि हड़प्पन्स जो थे, उनके फोर फादर्स, वो 10,000 बीसी के आसपास ही उन इलाकों में रहना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्टेड डूइंग फार्मिंग, पेस्टोरलिज्म करना शुरू किया, और धीरे धीरे उनकी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो डेवलप हुई। एंड इन द मैच्योर हड़प्पन फेज ड्यूरिंग दिस पीरियड दे अचीव्ड ऑल दियर अर्बन फीचर्स। उन्होंने शहरों का निर्माण किया, बिल्डिंगें बनाई, वेट सिस्टम एक इस्टेब्लिश किया, सील्स जो है वो बनाना शुरू किया, ट्रेड करना शुरू किया। सो दैट इज ऑल अबाउट हाउ द सिविलाइजेशन इमर्ज्ड। अब एक सवाल ये भी आता है कि भाई साहब व्हाट वाज बिफोर दिस सिविलाइजेशन, काफ़ी ज़रूरी है। इस सिविलाइजेशन से पहले बहुत सारे कल्चर थे। देयर वर सेवरल कल्चर्स। कल्चर और सिविलाइजेशन में बेसिक फ़र्क होता है। हालाँकि मैंने अपने लाइव क्लासेस में डीप में बताया, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास थोड़ा-सा टाइम कॉन्स्टेंट होता है।
अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड अ सिविलाइजेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अभी के लिए मैं बताता हूँ कि कल्चर जो है वो शॉर्ट एरिया में, बहुत छोटे एरिया में फॉलो किया जाता है। सिविलाइजेशन का एरिया बड़ा होता है, लेकिन सिविलाइजेशन में और भी चीज़ें होती है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पहले कल्चर ही रहा होगा, बट जब इन्होंने अर्बन फीचर्स अडॉप्ट किया, जब इनकी एरिया बढ़ गया, देन दे बिकेम टू बी नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इनसे पहले यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग कल्चर के लोग रहते थे। इंडिया में वैसे भी डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कल्चर फॉलो किया जाता रहा है। और वो कल्चर के लोग पेस्टोरलिज्म करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे सेपियंस जो है वो पहले से करते आ रहे थे। उनकी अगर पुराने कल्चर की बात करें तो उनकी पॉटरी अलग थी, उनके क्राफ्ट अलग थे, इसी बेसिस पे हम उन्हें हड़प्पन से बाइफरकेट कर पाते हैं, अलग कर पाते हैं। अगर हड़प्पन के ज़माने के हड़प्पन से आगे पीछे कोई कल्चर मिल रहा है और उसके द्वारा यूज़ किए जाने वाले सामान डिफरेंट है दैन द ऑब्जेक्ट्स व्हिच वेर बीइंग यूज्ड बाय हड़प्पन्स, तो आप सीधे कंक्लूड कर सकते हैं कि वो अलग कल्चर के होंगे और उनके सेटलमेंट्स भी छोटे-छोटे होते थे। बट देन वहाँ से जो है फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई और ये पूरा अर्बन सेटअप हम देख पाते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आखिर ये जो हड़प्पन्स है इन द मैच्योर हड़प्पन फेज दे वर एक्सपेंडेड फ्रॉम शुतकागेनदोर इन वेस्ट टू यूपी इन ईस्ट, और अगर हम बात करें साउथ में गुजरात से लेके ऊपर अफगानिस्तान तक फैले हुए थे, तो आखिर ये कंज्यूम क्या करते थे, सर्वाइव कैसे करते थे? सो दे यूज टू ईट अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल एज वेल एज प्लांट प्रोडक्ट्स। उनके घरों से जो भी हमारे पास अवशेष मिला है, बरामद हुआ, उससे पता चला है कि एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट दोनों ये लोग कंज्यूम करते होंगे। एंड दे हैव बीन डिकोडेड बाय आर्कियोबोटनिस्ट एंड आर्कियोजोलॉजिस्ट रिस्पेक्टिवली। अभी दोनों का मतलब भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर हम ये कहें कि हड़प्पन्स जो है वो फूड गेदरर्स थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स पे अपने लाइफ को सस्टेन करते थे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उस रीजन में वैसे भी फॉरेस्ट कम है। तो अगर प्लांट प्रोडक्ट मिले हैं दैट मीन्स दे यूज्ड टू डू एग्रीकल्चर। हमारे पास इसके प्रॉपर एविडेंसेस भी हैं, लाइक वी हैव फाउंड चैड ग्रेन्स। ये जले हुए ऐसे ग्रेन्स होते हैं जो इन द नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन इतने ज़्यादा हीट पे गर्म होते हैं बिना किसी ऑक्सीजन के कि इसको डिकम्पोज कर पाना मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ व्हाई वी हैव फाउंड देम इवन आफ्टर 5000 ईयर्स ऑफ देयर डिसअपियरेंस। इसके अलावा हमें प्लोड फील्ड मिले हैं, जुते हुए खेतों के अवशेष मिले फ्रॉम कालीबंगन, उससे पता चलता है कि इनको खेती आती होगी। और जगह-जगह डिफरेंट क्रॉप्स के भी हमारे पास एविडेंस मिले हैं। तो अगर हम क्रॉप्स की बात करें, दे यूज्ड टू ग्रो व्हीट, बार्ली, लेंटिल, सेसम, चिकपी, मिलेट्स, राइस। मिलेट्स के एविडेंस हमें गुजरात में मिले हैं, तो ये एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइस के एविडेंस रेयर हैं, काफ़ी कम मिले हैं, बट मिले ज़रूर हैं। और धान या चावल की खेती कम होने के पीछे सिंपल रीज़न ये भी है कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है ना, वहाँ पे उतना पानी है नहीं जिसमें कि आप राइस की खेती कर पाएँ। तो स्वाभाविक है वहाँ पे राइस जो है वो कम कंज़्यूम करते होंगे। सो देयर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैव बीन डिसिफर्ड बाय द आर्कियोबोटनिस्ट, जो कि क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स जो भी ऐसी वीज वगैरह हैं या फील्ड वगैरह है, उनके एविडेंसेस को ट्रेस करके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। देन कम्स एनिमल प्रोडक्ट। जानवरों का किस तरीके से इस्तेमाल करते थे? देखो, उनके घरों से हमें बहुत सारे जानवरों की हड्डियां बरामद हुई है। तो उन जानवरों की हड्डियों को एनालाइज करने के बाद, और उनको आर्कियोलॉजिस्ट एनालाइज करेंगे, दे आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड इन आर्कियोलॉजी एज वेल एज जूलॉजी। तो उनको एनालाइज़ करने के बाद पता चला है कि कुछ जानवर ऐसे थे जिनको ये लोग डोमेस्टिकेट भी करते होंगे और कंज़्यूम भी करते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल गोट, शिप, बुफ़ेलो, पिग। क्योंकि अगर इनकी हड्डियाँ हमें अंदर मिल रही है तो ऑब्वियसली कंज़्यूम तो करते ही होंगे। दे हैव बीन देयर मीट प्रोडक्ट्स, और इनका डोमेस्टिकेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। फिर कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका केवल कंज़म्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता हो, जैसे बोर हो गया, डियर हो गया, घड़ियाल हो गया, मछली हो गया। क्योंकि अब इन जानवरों की अगर हड्डियाँ घर के अंदर मिल रही है, घड़ियाल की हड्डी अगर घर के अंदर मिल रही है, तो घड़ियाल से आप क्या ही डोमेस्टिक काम करवाएँगे? तो ऑब्वियसली आप उन्हें कंज़्यूम करते थे, दैट इज़ व्हाई these skeletons have been found inside the houses. That was their subsistence strategy. अब चूंकि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, तो ये जानना ज़रूरी हो रहा था कि क्या उनका एग्रीकल्चर काफ़ी प्रिमिटिव था या किस प्रकार के टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, बिकॉज देयर एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एग्रीकल्चर अमंग ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशन। अगर अब इनके ओवरऑल टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जो भी एविडेंसेस हमारे पास प्राप्त हुए हैं उनके बेसिस पे वी कैन कंक्लूड कि ये सबसे पहले तो फ्लो एग्रीकल्चर करना जानते थे। फ्लो एग्रीकल्चर का मतलब होता है हल से खेती। अब आप कहेंगे कि सर हल से खेती तो काफ़ी कॉमन है। ये आपके लिए कॉमन है। उस ज़माने में हल से खेती बहुत लोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए, मेहनत करनी होती है, एक टेक्नीक आपको बनानी पड़ती है। सो हड़प्पन्स यूज्ड टू डू प्लो एग्रीकल्चर। इसका एविडेंस हमें इस तरीके से मिला है कि हमें बहुत सारे ना टेराकोटा बॉर्डर्स मिले हैं प्लो के। ख़ास करके बनावली एक साइट है हड़प्पा हरियाणा में, वहाँ से काफ़ी प्लो के खिलौने मिल रहे हैं। तो अगर खिलौने मिल रहे हैं हल के, तो ऑब्वियसली इनको वास्तविक जीवन में तो यूज़ किया ही जाता होगा। इसके अलावा बैलों के भी हमारे पास टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं, तो शायद बैलों का इस्तेमाल करते होंगे प्लो एग्रीकल्चर के लिए। एंड देयर इज़ अ हैक देयर। जैसा मैंने कालीबंगन में बताया था कि दे यूज्ड टू डू प्लो एग्रीकल्चर, इसका हमें पता चलता है क्योंकि वहाँ पे एक फरॉड फील्ड का एविडेंस मिला है, जुते हुए खेत का। कैन यू सी दिस? आपके सामने स्क्रीन पे वो कालीबंगन का खेत भी आ रहा होगा। उसमें आप देखिए ये ग्रिड पैटर्न बना हुआ है।
इससे 2 चीज़ पता चलती है। एक तो ये ग्रिड पैटर्न बिना हल चलाए बन नहीं सकता है, तो दे यूज्ड टू डू प्लो एग्रीकल्चर। और दूसरी चीज़, जब कभी आप ऐसा ग्रिड पैटर्न बनाते हैं, तो आप अपने खेत को तैयार करते हैं एक से ज़्यादा क्रॉप सेम टाइम पे उगाने के लिए। सो दे यूज्ड टू ग्रो 2 क्रॉप्स टुगेदर साइमल्टेनियसली, इसको इंटरक्रॉपिंग भी कहा जाता है। सो वो उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि आप सेम ज़मीन के टुकड़े पे, सेम टाइम में, सेम मौसम में 2 अलग-अलग क्रॉप्स उगा पाते हैं, और वो भी कालीबंगन जैसे सेमी एरिड रीजन में। नाउ कमिंग टू इरिगेशन। इरिगेशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ हड़प्पन जितने भी साइट्स है वहाँ पे नेचुरल पानी का सोर्स तो काफ़ी कम था। काफ़ी सूखे इलाके, चाहे आप हरियाणा, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, सब रेगिस्तान के आस-पास लोकेटेड है। दे हैड देयर ओन मेथड्स ऑफ इरिगेशन। वो कैनाल्स का इस्तेमाल करते थे, नदियों से पानी अपने खेतों में पहुँचाने के लिए। कुओं का इस्तेमाल करते थे, उनको भी खेतों से कई बार जोड़ा जाता था, और रिजर्वायर भी बनाए गए। जैसे कैनाल्स के एविडेंसेस हमें शॉर्तों के में मिलते हैं। हो सकता है कि पंजाब के और भी रीजन्स में शायद कैनाल्स रहे हों, लेकिन समय के साथ वो एविडेंस खत्म हो गया। धोलावीरा काफ़ी फ़ेमस है अपने रिज़र्वॉयर्स के लिए। यहाँ पे एक रिज़र्वॉयर की तस्वीर है। ऐसे बहुत सारे रिज़र्वॉयर धोलावीरा में बनाए गए थे, जिससे कि जो रेन वाटर का पानी है वो इन रिज़र्वॉयर में जमा हो पाए। इसमें पत्थर की नालियाँ बनाई जाती थी छोटी-छोटी, और इन रिज़र्वॉयर से जो पानी है वो डोमेस्टिकेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ में लाया जाता होगा, और फिर फर्दर इनको खेतों में भी उन छोटे-छोटे नालियों के ज़रिए भेजा जाता होगा। सो दिस धोलावीरा रिज़र्वॉयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है। कालीबंगन में प्लॉट फील्ड के एविडेंस मिले हैं, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। शॉर्तोवे में कैनाल्स के एविडेंस मिले हैं, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। और धोलावीरा में हमें रिजर्वायर के एविडेंस मिले हैं, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। नाउ वी आर मूविंग टू वन ऑफ देयर मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर उनके टाउन प्लानिंग के ऊपर। एंड इफ यू लाइक आवर एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ आई कैन सेफली क्लेम दैट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी में जिस क्वालिटी के वन शॉट्स हमने डेवलप किए, डाले हैं यूट्यूब पे, देयर इज़ नो वन डूइंग दिस। और इसको हम लगातार बढ़ाते ही रहेंगे। वी विल बी हेल्पिंग you in the boards, pre-boards, as well as in CUET and beyond. So make sure you hit the subscribe button and press the bell icon. Now before we move to the town planning, इस सोर्स को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है हाउ द आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। जब भी आप सोर्स पढ़ें, तो कहाँ से लिया गया है और किसने इसको लिखा है, अगर वो मेंशन्ड है तो उसे ज़रूर एक बार देख लें। इसको अर्नेस्ट मेकाई की एक किताब है, फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो 1937, वहाँ से उठाया गया है। इसमें बेसिकली वो बताते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट से, खास करके मोहनजोदड़ो से, बहुत सारे ऐसे सिलबट्टे मिले हैं। 2 टाइप के सिलबट्टे, एक तो ये जिसमें ये थोड़ा-सा बड़ा है और ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है, और एक जिसमें आप जो आपने गोल सिलिंड्रिकल देखा होगा जिसमें कुछ मेडिसिन वगैरह पीसा रहता है। तो इस 2 टाइप के सिलबट्टे मिले हैं। साधारण तौर पे देखने से ही पता चलता है कि इन सिलबट्टों का क्या इस्तेमाल किया जाता होगा। इनको किसी मसालों को पीसने के लिए या करी को पीसने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। अब यहाँ पे इस सोर्स को बताने का मतलब क्या है? एक्चुअली इस सोर्स से कभी एग्ज़ाम में सवाल नहीं आते हैं, बट इस सोर्स को यहाँ पे डालने का मतलब ये है कि ऐसा कई बार होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे सामानों को रिकवर करते हैं जो आज के ज़माने में यूज़ किए जा रहा है। जैसे ये चीज़ें आज के ज़माने में यूज़ की जा रही है। सो आर्कियोलॉजिस्ट समटाइम्स यूज़ प्रेजेंट डे एनालॉजीज़ टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स वर यूज्ड टू। अब चूँकि ऐसी चीज़ों को आज के ज़माने में मसाला पीसने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, या करी पीसने के लिए प्याज़ वगैरह जो भी है, उसी तरह से हड़प्पन्स भी शायद ऐसे ही इस्तेमाल करते होंगे। सो वी ऑफन मूव फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, क्योंकि वहाँ की चीज़ें तो हमें नहीं पता, उस टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है कि इसका क्या इस्तेमाल होगा। सो वी ड्रॉ द एनालॉजीज लाइक दिस वे। लेकिन क्या ये यूजफुल स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे बहुत सारी एम्बिग्यूटीज उभर के सामने आती है, विच वी आर गोइंग टू सी इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो दैट वाज ऑल इन दिस सोर्स। एंड नाउ मूविंग टू द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब मैं सीधे हड़प्पन कहूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल हड़प्पा के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे सिविलाइजेशन के लोगों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब हम टाउन प्लानिंग पढ़ते हैं, हम मोहनजोदड़ो के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो एक वेल नोन हड़प्पन साइट है। सबसे ज़्यादा एक्सकेवेशन, सबसे लंबी चौड़ी जो डिस्कवरी है वो यहीं पे हुई है। तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जितना मोहनजोदड़ो से पता चल पाता है, उतना किसी और साइट से नहीं पता चल पाता है। सो दैट इज़ व्हाई वी आर टेकिंग मोहनजोदड़ो टू द कंसिडरेशन। और जैसा अर्बन प्लानिंग का फीचर यहाँ पे है, मोटे तौर पे हर साइट पे भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। सो दिस हट मोहनजोदड़ो साइट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट। तकरीबन 125 हेक्टेयर का इसका एरिया है। छोटे साइट्स भी हैं, कुछ चनहुद्रो वगैरह तो 7-8 एकड़ के होते हैं, तो उस हिसाब से मोहनजोदड़ो इज़ कंसिडरेबली वेरी लार्ज। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें ये मोहनजोदड़ो का सेटलमेंट है, और इसके बगल में ये सिंधु नदी निकल रही है। सो दैट वाज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मोहनजोदड़ो के अलावा हड़प्पा एक बहुत खास साइट है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। नाउ कमिंग टू द टाउन प्लानिंग। जब हम मोहनजोदड़ो को देखते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमारे नज़र में आती है वो है ये
सेपरेशन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो एक इलाका है, इसके अंदर काफ़ी डेंस सेटलमेंट्स बने हुए हैं और ये जो इलाका है, ये काफ़ी छोटा है बट काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। ये है सेपरेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहरों में आपको टाउन सेपरेशन दिखता है। 2 प्रकार के टाउन होते थे बेसिकली। ये जो आप देख रहे हैं जिसका एरिया ज़्यादा बड़ा है बट वो छोटे से हाइट पे या ज़मीन की हाइट पे बनाया गया है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लोअर टाउन। और इसको जो एक ऊँचाई पे बनाया गया है लेकिन इसका एरिया छोटा है, वो सिटाडेल होता था। सिटाडेल मतलब किला, चूँकि उसको फोर्टिफाई भी ऑफ़न करते थे और किले का स्वरूप होता था तो इसे किला भी कहते हैं, सिटाडेल भी कहते हैं और अपर टाउन भी कहते हैं बिकॉज़ ऑफ द हाइट। तो एक-एक करके लोअर टाउन और अपर टाउन इन दोनों के फीचर को देखते हैं। इसे आप गौर से पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज़ यहाँ से निकलते हैं। लोअर टाउन वाज़ लोअर इन द हाइट, यूजुअली ज़मीन के स्तर पे बनाए जाते थे। हालाँकि कुछ ख़ास इमारतें लोअर टाउन के अंदर भी एक सर्टेन प्लेटफ़ॉर्म पे बनाई जाती थी। वो या तो स्टोन से लदा हुआ प्लेटफ़ॉर्म होता था या कई बार मिट्टी डाल के, जिस तरीके से आज हम घर बनाते हैं कि मिट्टी का एक लेयर बनाया और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू किया, वैसा ही लोअर टाउन में भी कुछ इमारतों में हमें ये देखने को मिला। लोअर टाउन वाज़ वॉल्ड एंड प्रोटेक्टेड। ये चीज़ आप मोहनजोदड़ो ही नहीं बाकी हर जगह पे देखते हैं क्योंकि लोअर टाउन में मेजर आबादी रहती थी। इसको बाढ़ से बचाना था, इन्वेज़न से बचाना होता था, प्रेडेटर से बचाना होता था, दैट्स व्हाई इट वाज़ ऑफ़न फोर्टिफाइड। मोहनजोदड़ो के केस में लोअर टाउन वाज़ फिज़िकली सेपरेटेड फ्रॉम सिटाडेल। कैन यू सी दिस वॉल? ये वॉल यहाँ पे मोहनजोदड़ो के लोअर टाउन को सिटाडेल से सेपरेट कर रहा है। ये कॉमन नहीं था, बहुत जगहों पे ऐसा सेपरेशन नहीं होता था। जैसे अगर हम लोथल की बात करें, तो लोथल में सिटाडेल हाइट पे तो बना हुआ था, लेकिन सिटाडेल और जो लोअर टाउन है वो सेपरेटेड नहीं थे। दैट इज़ व्हाट इज़ डिस्कस्ड इन दिस बॉक्स। सो अगर हम लोअर टाउन की यूटिलिटी की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल पॉपुलेशन रहती थी। इट वाज़ यूज्ड फॉर जनरल पर्पस, रेसिडेंस के लिए, ट्रेड के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन अगर होते थे तो इसके अंदर होते होंगे। फिर कुछ कॉमन एंटरटेनमेंट के सेंटर्स भी थे, जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एरेना, जहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए कुश्ती वगैरह शायद ये लोग ऑर्गेनाइज़ करते होंगे या कुछ खेल खेलते होंगे। सो दैट वाज़ अ यूटिलिटी ऑफ लोअर टाउन। अगर हम बात करें अपर टाउन की, जिसको सिटाडेल भी कहते हैं, सिटाडेल वाज़ स्मॉलर इन एरिया बट हायर इन हाइट। इसको पहले तो एक बहुत बड़ा-सा मड ब्रिक प्लेटफ़ॉर्म रेज़ करते थे और उसके ऊपर चीज़ों को बनाया करते थे, इसीलिए काफ़ी ये ऊँचा हो जाता था। इसके ऊँचे हाइट पे होने के बावजूद मोहनजोदड़ो में हमने देखा है कि फोर्टिफिकेशन सिटाडेल की भी हुई है। ये चीज़ भी कॉमन नहीं थी। छोटे सेटलमेंट जैसे लोथल वगैरह में, वहाँ पे जो सिटाडेल है वो ऊँचाई पे तो बना हुआ है लेकिन सिटाडेल की फोर्टिफिकेशन नहीं हुई है। अगर हम सिटाडेल के कंस्ट्रक्शन की बात करें, द एंटायर एरिया वाज़ बिल्ट ऑन द मड ब्रिक प्लेटफ़ॉर्म एंड इट वाज़ फिज़िकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। यहाँ पे होता क्या था? क्योंकि ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। ये इसमें वेयर हाउस आता है, इसमें ग्रेट बाथ आता है, इसमें एक पिलर्ड हॉल आता है। अभी मैं आपको सिटाडेल का प्रॉपर मैप भी दिखाऊँगा। यहाँ पे चूँकि रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए लोग रह नहीं सकते थे, यहाँ पे मार्केट वगैरह भी नहीं लगता था, तो ऐसा माना जाता है कि सिटाडेल शायद किसी खास लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता होगा या किसी खास पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता होगा। अब हम थोड़ा-सा सिटाडेल का मैप देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ताकि थोड़ी-सी और क्लैरिटी मिल सके। सो हियर वी हैव द मैप ऑफ सिटाडेल। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे जो इमारतें हैं वो इस रीजन में कॉन्सन्ट्रेटेड है। सबसे पहले आप आइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्तूप एरिया। जब आप मोहनजोदड़ो को देखते हैं तो एक स्तूप वहाँ पे आपको दिखता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही पार्ट था, बिल्कुल नहीं था, वो काफ़ी बाद में वहाँ पे बनाया गया था। उस स्तूप के वेस्ट में आप देखते हैं तो ग्रेट बाथ आपको दिखता है और ग्रेट बाथ के चारों तरफ आप देखिए इस तरीके से कॉरिडोर्स बनाए गए। ग्रेट बाथ के बगल में ही एक वेयर हाउस है। हालाँकि इसका बेस ही अभी मौजूद है, ऊपर की चीज़ें तो नष्ट हो चुकी है, लेकिन जिस हिसाब से इसका बेस तैयार किया गया था और जिस हिसाब से मोटे-मोटे पिलर के यहाँ एविडेंस मिलते हैं, तो प्रोबेबली शायद इसे ग्रेनरी के तौर पे इस्तेमाल करते होंगे क्योंकि ग्रेन्स को स्टोर करना इस बड़े शहर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ दिस, द पिलर्ड हॉल। इसमें बहुत कंसिस्टेंट इंटरवल पे काफ़ी सारे पिलर हमें मिले हैं। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट बट कयास ऐसे लगाया जाता है कि शायद ये किसी राजा का दरबार होगा। अगेन वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। तो अगर हम सिटाडेल की बात करें, सिटाडेल में 2 इमारतें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार इसको लेके सब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सिटाडेल, उसमें ग्रेट बाथ खास करके आपको बताना होता है। ग्रेट बाथ वाज़ लोकेटेड इन द सिटाडेल ऑफ मोहनजोदड़ो। अगेन ग्रेट बाथ जैसे स्ट्रक्चर बाकी और सिटाडेल में, चाहे लोथल या ढोलावीरा के सिटाडेल में आपको नहीं मिलते। इट वाज़ अ रेक्टेंगुलर टैंक, आप देख पा रहे हैं चौकार है। 2 तरफ से इसमें सीढ़ियाँ हैं नॉर्थ एंड साउथ में। प्रोबेबली इसमें पानी डाला जाता होगा बिकॉज़ इट्स अ टैंक और इसका पानी का जो सोर्स था वो एक कुआँ था। बगल में एक कुआँ बना हुआ है, काफ़ी सारे कमरे हैं, उस कमरों में एक कुआँ था। ऐसा हो सकता है कि शायद उस कुएँ से पानी यहाँ पे डालते होंगे, फिर जब ये काम हो जाता होगा इनका, जिस भी पर्पज़ के लिए, वो शायद नहाने के लिए या किसी रिचुअल को परफ़ॉर्म करने के लिए जब यूज़ हो जाता होगा, तो द वाटर फ्रॉम टैंक फ्लो थ्रू द ड्रेन। एक नाली कनेक्टेड थी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ अ ड्रेन, यहाँ से पानी बाहर निकल जाता था। जैसा अगर आप यहाँ पे ड्रोन व्यू देखेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। दिस इज़ द ग्रेट बाथ। यहाँ पे आप देखिए कॉरिडोर है चारों तरफ बने हुए ताकि लोग इसमें कम्यूट कर पाएँ आसानी से या रिलैक्स कर पाएँ, बैठ पाएँ। कमरे भी बने हुए हैं, उस कॉरिडोर से लगे हुए 3 तरफ से। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो एक कुआँ है।
ये तो अभी सूख गया है बट अपने पीक पे इसमें पानी रहता होगा, यहाँ से पानी इस वाटर टैंक में आता होगा थ्रू पाइप्स। फिर जब काम हो गया पानी का तो इस ड्रेन के थ्रू ये पानी बाहर निकल जाता होगा, ठीक है। सो दैट वाज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ के लोकेशन को देखते हुए ये कहा जाता है कि दिस इज प्रोबेबली यूज्ड फॉर सम सेरेमोनियल पर्पस, क्योंकि अगर लोग इसे कॉमन नहाने के लिए यूज करते तो हमने मोहनजोदड़ो के हर घर में ऑलमोस्ट एक वॉशरूम देखा है, तो नहाने के लिए तो लोग इतना ऊपर नहीं आएंगे। तो या तो इसे कोई खास आदमी यूज करता था, किसी खास पॉपुलेशन के द्वारा इसे यूज किया जाता होगा, या किसी खास ओकेजन पे यूज किया जाता होगा, लेकिन ये यूजुअल तो नहीं था, कॉमन तो नहीं था। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्रेट बाथ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज वेयर हाउस। वेयर हाउस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ ये भी एक सिटाडल पे बड़ा बसा हुआ स्ट्रक्चर है। इट इज ऑल्सो मैसिव स्ट्रक्चर जिसका केवल हमारा लोअर पोर्शन अभी बचा हुआ है, उसमें ईंट बहुत अच्छे से करीने से बिछी हुई है, और जो मोटे मोटे पिलर का एविडेंस हमें मिलता है उसके अनुसार वी कैन कंक्लूड कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी ग्रेनरी रही होगी, जो कि पॉसिबली इस पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। अगर कोई आपदा आती है, इन्वेजन होता है, तो देयर मस्ट हैव सम काइंड ऑफ स्टोरेज सिस्टम। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेपरेशन ऑफ टाउन। टाउन प्लानिंग केवल सेपरेशन तक सीमित नहीं था, टाउन प्लानिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और एक जो सबसे नायाब चीज़ थी वो था उनका ड्रेनेज सिस्टम, जिसके बारे में हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर बड़े बड़े निबंध लिखे गए हैं और इसकी बड़ाई करते हुए इतिहासकार कभी नहीं थकते। व्हाट वाज सो स्पेशल इन द ड्रेनेज सिस्टम, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था दैट वाज फार अहेड दैन द मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम जो आज के इंडियन शहरों में हमारे पास है। सबसे पहली चीज़ ये क्या करते थे कि ड्रेन्स को रोड्स के बराबर बनाते थे, लगा हुआ। अभी आपने देखा होगा कि रोड जो है उसके ऊपर नालियाँ बनाई जाती है, यहाँ पे ऐसा नहीं था। सो ड्रेन्स वर मेड एडजस्टेड टू द रोड्स, और रोड्स और ड्रेन्स जो है वो ग्रिड पैटर्न में बनाए जाते थे। डू यू नो व्हाट ग्रिड पैटर्न इज? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आपका एक रोड गया, ठीक है, और इसके आसपास आपने नाली बनाई, ठीक है, और ये रोड इंटरसेक्ट कर रहा 90 डिग्री पे, सीधा गया और फिर एक इधर से आया, तो इसने एक चौराहा बनाया। कैन यू सी दिस इज अ चौराहा, ये है ग्रिड पैटर्न। अब चूंकि ये रोड है, रोड के पैरेलल आपने नाली बनाई होगी, तो नाली भी इस तरीके से एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न पे इंटरसेक्ट करती थी। दैट वाज हाउ द ड्रेन्स वेर लेड आउट। तो कहा ऐसा जाता है चूंकि हर घर हड़प्पन सिविलाइजेशन के तमाम शहरों को, चाहे वो लोथल हो या मोहनजोदड़ो हो, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम हर जगह पे परफेक्ट थी, तो हर घर एटलीस्ट एक तरफ से सड़कों और नालियों से कनेक्ट तो होता ही था, कई बार दो तरफ से भी हो सकते थे। तो ये तभी पॉसिबल है जब ड्रेन्स और रोड पहले बनाया जाए और उसके बाद घर बनाया जाए, क्योंकि घर आप पहले बनाएंगे तो ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। सो इट इज़ लाइकली दैट ड्रेन्स एंड रोड्स वेर मेड फर्स्ट एंड देन द हाउसेस were constructed and each house was connected to street drains and the roads from at least one side। अगर हम ड्रेन्स के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ड्रेन्स के अंदर का जो हिस्सा था बेस का और दोनों तरफ का, वो पक्की ईंटों से बनाया जाता था, उसको किसी मोर्टार से जोड़ते होंगे, सीमेंट काइंड ऑफ। उस जमाने में सीमेंट तो था नहीं, बट चिपकाने के लिए, ईंटों को चिपकाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता होगा उसको यूज़ करते थे। एंड देन ऊपर में एक लूज कवरिंग भी लगाई जाती थी। कैन यू सी दिस इमेज? यहाँ पे एक घर है और ये आपका रोड है, रोड की चौड़ाई भी आप देख सकते हैं, और कई बार जैसे धोलावीरा और कालीबंगन में तो हमें काफ़ी चौड़ी सड़कें मिली हैं, जितनी कि आज की मेट्रो सिटीज़ में भी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो दैट इज़ अ विड्थ ऑफ रोड। इसके पैरेलल आप देखें नाली बनाई गई है एडजेसेंट, और ये जो घर का कचरा है ये घर की एक नाली के थ्रू स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड होता था। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और ये आप थोड़ी सी दूर में यहाँ पे भी देख सकते हैं, ताकि घर का सारा वेस्ट नालियों में प्रवाहित हो जाए। अब इन नालियों के ऊपर आप देखेंगे तो ईंटों की एक कवरिंग लगाई गई है, इसको कोई मैसनरी नहीं किया गया है, इसको कोई चिपकाया नहीं गया, ये बस वहाँ पे रख दिए गए हैं। लूज कवरिंग है, या तो कभी कच्ची ईंटों की बना करती थी या लाइमस्टोन चूना पत्थर के एक स्लैब की बना करती थी। इसके दो पर्पस थे कि इन नालों से पहले तो स्टिंक ना बाहर आए, बदबू ना बाहर आए, और दूसरी चीज़ कि जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो इन लूज कवरिंग को हटा के हम नालों की सफाई कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप ड्रेनेज सिस्टम को एनालाइज करेंगे तो पहली चीज़ यहाँ पे एक माइन्यूट एग्जीक्यूशन आपको दिखता है कि ड्रेन्स को आप रोड के एडजेसेंट बनाना है ताकि हर घर से उसका एक्सेस हो। दूसरी चीज़ एक आर्किटेक्चरल स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलती है जिस हिसाब से नालियों को बनाया गया था कि बेस वगैरह मजबूती से चिपकाए गए थे। और तीसरी चीज़ दे ऑल्सो कंसिडर्ड अबाउट द हाइजीन, और लोगों का जो स्टैंडर्ड था उसको भी देखा कि भाई अगर हम इसे खुला छोड़ेंगे बीमारियां फैल सकती है और लोगों को बदबू आएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम वॉज माइंड ब्लोइंग। मतलब ऐसा तो कहीं नहीं था। आपने अगर मेसोपोटामिया के शहरों का एनालिसिस किया होगा क्लास 11th हिस्ट्री में, तो वहाँ पे कहा गया था कि जो सड़क थे वहीं पे कचरा फेंका जाता था रोड पे ही, और ऐसा हो जाता था कि कचड़ों का लेयर बढ़ते-बढ़ते वो रोड का लेयर बढ़ जाता था और वो कभी-कभी घर के बराबर आ जाया करते थे। तो एक टाइम बाद ऐसा भी होता था कि रोड पे आप कचरा फेंक रहे हो, वो धीरे-धीरे बरसात के बाद आपके घर में आ जा रहा है। सो दैट वाज़ द टाउन प्लानिंग इन मेसोपोटामिया एंड दैट वाज़ द टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ इट इज़ ऑन योरसेल्फ, आप खुद ही डिसाइड कर लें कि कौन से सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग एडवांस थी। हालाँकि मेसोपोटामिया के अपने कुछ खास फीचर्स थे जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो किसी को सुपीरियर, किसी को इंफीरियर तो हम नहीं कह सकते।
नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट ऑफ टाउन प्लानिंग विच इज द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि दे वर वे अहेड ऑफ अस। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि घर बनाए कैसे जाते थे। सबसे पहले तो घर जितने भी बनाए जाते थे वो लोअर टाउन में ही बनाए जाते थे अनडाउटेडली। चाहे आप लोथल की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, हड़प्पा की बात करें। एक घर में काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। कल्टियार्ड होता था, किचन होता था, बाथरूम होता था, कुएं भी होते थे यूजुअली, और कभी कभी अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो सीढ़ियाँ भी होती थी। कर्टयार्ड का कॉमन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते होंगे, जैसे आप ये जो देख रहे हैं दैट इज़ अ कर्टयार्ड। यहाँ पे वीविंग, कुकिंग या जो खाने बनाने की तैयारी है वो सब होती होगी, बातचीत भी होती होगी। और किचन और बाथरूम जो है वो डायरेक्टली ड्रेन्स के साइड से, रोड के साइड से बनाए जाते थे ताकि उनका कचरा सीधे नालियों में प्रवाहित हो सके। अब जब हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक तो आपको प्लानिंग दिखेगी, देयर इज़ अ कर्टयार्ड, फिर वेल डिज़ाइंड आपका बाथरूम है, आप यहाँ पे स्टेयरकेस देख सकते हैं। नाउ अनदर एंगल टू इट, ये तो उनकी आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट हो गई कि भाई वो बाथरूम और वॉशरूम वगैरह को करेक्ट कर रहा है, कर्टियार्ड वगैरह प्रॉपर बनाया हुआ है, हर चीज़ मुहैया करवाई है। दे ऑल्सो हैड द कंसर्न ऑफ प्राइवेसी। आप अगर उनके ग्राउंड फ्लोर पे देखेंगे तो बाहर की तरफ से कोई भी विंडो नहीं है, ताकि कोई राह चलता आदमी उनकी बातों को ना सुन सके, उनके अंदर झांक ना सके। तो आखिर उनके घरों में रोशनी आती कहाँ से थी? तो उनके घरों की खिड़कियाँ जो है वो कर्टियार्ड में खुला करती थी आंगन में, ताकि रोशनी भी आ सके, हवा भी आ सके। प्राइवेसी का एक कंसर्न ये भी है कि जब हम कर्टयार्ड की बात करते हैं जिसमें महिलाएं या घर की औरतें रहती होंगी या तमाम बच्चे रहते होंगे, उनको कभी भी इंट्रांस से कनेक्टेड नहीं किया जाता था। इंट्रांस हमेशा एक लिविंग रूम में खुलता था जहाँ पे गेस्ट आते होंगे, उनको एंटरटेन किया जाता होगा, और ये कर्टयार्ड से दूर रखे जाते थे फॉर प्राइवेसी पर्पस। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के घरों में हमें 700 के करीब कुएं भी मिले। सो दे हैड देयर ओन डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन सिस्टम। और वो कुओं को जब आप देखते हैं तो वो कुएं जनरली या तो एंट्रांस के आसपास मिले हैं या किसी ऐसे जगह पे जो कि बाहर के लोग भी उसे एक्सेस कर सके। सो दे हैड दिस काइंड ऑफ एम्पैथी कि अगर उनके पास कुआं है, पानी का सोर्स है, तो बाहर के लोग भी इसे यूज कर सके। अब आप खुद इमेजिन करिए कि वेयर वी आर एज कम्पेयर टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर और ड्रेनेज सिस्टम है, इसके काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। 3 मार्कर के तौर पे दोनों को अलग ढंग से पूछा जा सकता है कि भैया डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के फीचर बताइए, तो आपको ये सारे फीचर बताने पड़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम के फीचर बताइए तो आपको वो सारा फीचर बताना पड़ता है। और कई बार सिंपली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टाउन प्लानिंग के फीचर बताइए, किन किन चीज़ों से हमें उनके टाउन प्लानिंग का पता चलता है। तो उनमें आप ये सारे पॉइंट्स लिस्ट डाउन कर सकते हैं। पहला, उनके ड्रेनेज सिस्टम से पता चलता है कि पहले रोड्स और ड्रेन्स बनाए जाते थे, फिर घर बनाए जाते थे। इसके अलावा उनके स्टैंडर्ड ब्रिक से पता चलता है। जब भी हम उनकी ईंटों को देखते हैं, दे फॉलो अ स्टैंडर्ड रेशियो 1:2:4, यानी कि उनका जो हाइट है और उनका जो ब्रेथ है और उनका जो लेंथ है, इसका रेशियो हमेशा 1:2:4 ही होगा। जनरली वो 7, 14 और 28 सेंटीमीटर का होता था। और अगर ये आप डायमेंशन बदलते हैं तो भी रेशियो नहीं बदलेगा। जैसे अगर हम 2 सेंटीमीटर का हाइट रखें तो ब्रेथ 4 सेंटीमीटर का होगा और 8 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। दैट इज अ स्टैंडर्ड रेशियो दैट दे यूज्ड टू मेंटेन। ये क्रॉस द हड़प्पन सेटलमेंट आपको मिलता है। यही डायमेंशन की ईंट आपको शॉर्तोगई में भी मिलेंगे और लोथल में भी मिलेंगे। ये कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल करते थे, पक्की ईंटों का भी इस्तेमाल करते थे। अगेन अ साइन ऑफ टाउन प्लानिंग। टाउन को सेपरेट करके बनाते थे क्योंकि डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट जगहों का यूज़ किया जाता था। बड़ी-बड़ी इमारत बनाना जानते थे, जैसे हम वेयर हाउस की बात करें या ग्रेट बाथ की बात करें, तो ये सब काफ़ी बड़ी इमारत है। या बड़े रिजर्वायर की बात करें जो हमने धोलावीरा में देखा है। सो दीज़ थिंग टेल अस अबाउट द टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम टाउन प्लानिंग से आगे बढ़े उससे पहले कुछ बॉक्सेस देख लेते हैं। जैसे ये बॉक्स है, इसमें हड़प्पा के प्लाइट के बारे में बताया गया है। आपको मैंने बताया था कि हड़प्पा वाज़ द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, लेकिन फिर भी ज़्यादातर चीज़ें हमें मोहनजोदड़ो से पता चली है। वो क्यों? उसका रीज़न इस बॉक्स में है। कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम जो एएसआई के पहले डीजी थे, जिनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था उनके पास जब हड़प्पा की ईंटें मिली, हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स मिले, तो वहाँ पे जाते हैं और कहा कि यहाँ पे इतनी ईंट चोरी हुई है बिकॉज़ पीपल डिड नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइट। तो वो चूँकि ज़मीन के अंदर से जो भी ईंटें मिल रही थी, उनको अपने घरों में यूज़ कर रहे थे और तो और इनका सरकारी इस्तेमाल भी हो रहा था। सो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन हिज़ वर्ड्स ही हैज़ कोटेड दैट अबाउट जितने ईंटों का यहाँ पे चोरी किया गया है, उससे तकरीबन 100 मील की रेलवे लाइन बिछाई गई है मुल्तान से लाहौर के बीच की। दैट इज़ हिज़ स्टेटमेंट। कई बार ऐसे स्टेटमेंट भी पूछ लिए जाते हैं सीयूईटी में और एमसीक्यूज़ के तौर पे बोर्ड्स में भी कि ये किसने कहा है। तो यहाँ पे उसी लिए हड़प्पा हालाँकि था तो बहुत बड़ा सेटलमेंट, बहुत सारी चीज़ें जब तक हड़प्पा के ऊपर एक प्रॉपर एक्सकेवेशन होता तब तक वो गायब हो चुकी थी। इस बॉक्स की जो चीज़ें थी वो मैंने बता दिया आपको कि सिटाडेल किस तरीके से वैरी करता था। जैसे ढोलावीरा और लोथल जैसे जगहों पे लोअर टाउन तो फोर्टिफाइड था ही, एंटायर सेटलमेंट मतलब लोअर टाउन पर्टिकुलरली। लेकिन सिटाडेल की अगर बात करें तो लोथल में इट वाज़ नॉट वॉल्ड ऑफ, ना तो सेपरेटेड था और ना ही यहाँ पे कोई फोर्टिफिकेशन थी। हालाँकि इसको एक हाइट पे बनाया गया था जो कि इनफ है उसके प्रोटेक्शन के लिए। नाउ हियर इज़ अ सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। इसमें मैकाई जो है वो ड्रेनेज सिस्टम का बेसिकली वाकया दे रहा है।
तो इसमें उनका एक स्टेटमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि इट इज़ सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज ये डिस्कवर्ड। ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछा जा सकता है ये किसने कहा है, तो अर्नेस्ट मैकाई कहते हैं और फिर डिटेल्स देते हैं कि भाई यहाँ पे लूज ब्रिक्स की कवरिंग चढ़ाई गई है। घरों में एक छोटा सा हौद बना होता था जिसमें सारे घर के कचड़े जमा होते थे और वो फिर वहाँ से कचड़े जो है सॉलिड कचरा वहाँ जमा हो गया और फिर जो लिक्विड है वो ड्रेन्स में जाके प्रवाहित हो जाता था और जो सॉलिड वहाँ हौज में जमा है उसको बार बार घरों के लोग जो है वो साफ कर लिया करते थे। सो दैट इज बेसिकली दिस सोर्स इज ट्राइंग टू से, लास्ट में लिखा हुआ है कि ड्रेनेज सिस्टम वाज नॉट यूनिक टू लार्जर सिटीज, ये छोटे शहरों में भी था। दिस मेक्स हड़प्पन सिविलाइजेशन अ वेरी यूनिक सिविलाइजेशन, कि न केवल बड़े शहरों में आप इन फीचर्स को देखते बल्कि छोटे शहरों में भी ये मौजूद थे। अब बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में इतने सारे लोग रहे थे। एक एस्टिमेशन के तौर पे ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 50 लाख लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहते थे डिफरेंट साइट्स पे। तो क्या उनमें कोई सोशल डिफरेंस था? इसको समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने 2 चीज़ों का सहारा लिया। पहले तो उनके बरियर्स को एनालाइज़ किया और उसके बाद उनके ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज़ किया। बरियर्स को एनालाइज़ करने के पीछे मोटिव ये था कि उन्होंने ऐसा सोचा था कि जिस तरीके से इजिप्ट में हमें ग्रेव्स के डिफरेंसेस के आधार पे सोशल डिफरेंस का पता चला है कि जैसे जिस ग्रेव में ज़्यादा धन-दौलत है वो अमीर आदमी है, जिसमें धन-दौलत के साथ एक सर्वेंट भी दफनाया गया है वो उससे भी ज़्यादा अमीर होगा। इस तरीके से शायद यहाँ भी ग्रेव्स में हमें जो डिफरेंसेस है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अनलाइक इजिप्ट ग्रेव्स काफ़ी नॉर्मल थे। एक नॉर्मल सिंपल से पिट्स में गड्ढे में इनको दफनाया जाता था। कई बार उन गड्ढे के चारों तरफ जो है वो ईंटों की एक लेयर चढ़ा दी जाती थी जो कि काफ़ी कॉमन चीज़ है, ईंट काफ़ी महँगे तो पड़ते नहीं हैं। कभी-कभी ग्रेव्स में पॉटरी या ऑर्नामेंट्स भी हमें मिले हैं, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे इमेज आ रही होगी। ज्वेलरी हमें मेन और वुमेन दोनों की ग्रेव से प्राप्त हुई है। इसके अलावा कॉपर मिरर का भी एविडेंस हमें कभी-कभी ग्रेव से मिला है। तो ओवरऑल ग्रेव्स में कोई बहुत नायाब चीज़ें नहीं रखी जाती थी। हालाँकि एक मिड 1980s में हमें एक ग्रेव मिला था, जिसमें तकरीबन जो उस मेल का ग्रेव था, मेल स्कल के पास सैकड़ों की तादाद में बीड्स थे, शेलरिंग था, जैस्पर था। ऐसा केवल एक ही ग्रेव हमें मिला है और इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ नहीं है, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकें कि ये काफ़ी अमीर या राजा आदमी रहा होगा। तो जब हम बरियर्स को देखते हैं, वी जस्ट डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस, क्योंकि एक तो ग्रेव काफ़ी नॉर्मल है, नॉर्मल मिट्टी खोद के बनाया गया है और दूसरी चीज़ कि कोई बहुत नायाब चीज़ हमें यहाँ पे दफनाई नहीं मिलती। अगर पॉटरी की या छोटे-मोटे बीड्स की बात करें तो वो तो बहुत सस्ते मिलते थे, कोई भी चाहता तो उन्हें दफना लेता। लेकिन ग्रेव्स को एनालाइज़ करके एक चीज़ तो पता चलती है कि हड़प्पन्स आफ्टर लाइफ में यकीन करते थे, नहीं तो वो अपने मुर्दों के साथ कॉपर मिरर को या बीड्स को या ज्वेलरी को क्यों ही दफनाएँगे या पॉटरी को क्यों ही दफनाएँगे। सो दैट इज़ व्हाट वी गॉट आफ्टर द स्टडी ऑफ बरियर्स। उसके बाद जब हमारा यहाँ पे संतुष्टि हुई नहीं हमारी, क्योंकि सोशल डिफरेंस का पता नहीं चला, तो हड़प्पन ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करना शुरू किया। आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके ऑब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में बाँटा, पहला यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट और दूसरा लग्ज़री ऑब्जेक्ट। यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट में ऐसे ऑब्जेक्ट थे जो डेली यूज़ के थे, जिसको बहुत साधारण सामानों से बनाया जाता था, जैसे पॉटरी हो गया, वो क्ले से बनता था, निडल, सुइयाँ, बॉडी स्क्रबर्स वगैरह, और ये हर जगह पे मिले हैं। अक्रॉस द हड़प्पन सेटलमेंट्स हमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। दूसरी कैटेगरी है लग्ज़री ऑब्जेक्ट की। इसमें 2 टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि या तो बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बनाए जाते थे, या ऐसे ऑब्जेक्ट जो काफ़ी रेयर मटेरियल से, नायाब मटेरियल से, महँगे मटेरियल से बनाए जाते थे, जैसे गोल्ड हो गया, लैपिस लज़ूलाई हो गया। जब हमने लग्ज़री ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज़ किया तो पता चला कि ज़्यादातर लग्ज़री ऑब्जेक्ट्स हमें बड़े साइट्स में ही देखने को मिले हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। और जब हम छोटे साइट्स की बात करते हैं, लोथल, कालीबंगन वगैरह, तो वहाँ पे हमें लग्ज़री ऑब्जेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। हालाँकि यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यहाँ भी कुछ कन्फ्यूज़न है। जैसे अगर हम फ़ैंस की बात करें तो फ़ैंस एक बहुत लग्ज़री मटेरियल है। अगर उसके पॉट मिल रहे हैं तब तो ठीक है कि वो पॉट बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा। लेकिन फ़ैंस की अगर कोई मामूली सी चीज़ मिल रही है, जैसे स्पिंडल होल, जिसकी जिसका काम बुनाई का था और वो तो हर जगह होता होगा। अगर वो हमें फ़ैंस का बना हुआ मिल रहा है, तो हम क्या ही इससे अनुमान लगाएँगे कि फ़ैंस है तो इम्पोर्टेंट चीज़, महँगी चीज़, लेकिन उससे एक साधारण चीज़ बनाई जा रही है। जस्ट लाइक कि आप सोने का इस्तेमाल करके अपना ब्रश बना रहे हैं। तो इस जगह पे थोड़ा बहुत हमें कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल जब हमने लग्ज़री ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सन्ट्रेशन को बड़े साइट्स में पाया, वी केम टू द कन्क्लूज़न कि अपर क्लास शायद बड़े शहरों में रहता होगा, क्योंकि लग्ज़री ऑब्जेक्ट्स वहीं पे थे और बाकी जो लोअर क्लास है या मिडल क्लास है वो इन छोटे सेटलमेंट्स में रहते होंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हिच इज़ होड्स। होड्स मतलब कोई भी चीज़ जो आपने डब्बे में बंद करके रखा है, चाहे वो पॉट में हो सकता है या किसी शीशे के डब्बे में। इसमें जनरली ज्वेलरी या कोई ख़ास मेटल रखा जाता था। हमें जब भी गोल्ड मिले हड़प्पन साइट से, वो हमेशा होड़ में ही मिले हैं।
ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि गोल्ड उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, ताकि क्योंकि वो उसे स्टोर करके एक पर्टिकुलर डब्बे में स्टोर करके रखते थे, विच वाज वेरी वैल्यूएबल टू देम, और आज भी काफी वैल्यूएबल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सोशल डिफरेंसेस, एंड बिफोर मूविंग अहेड, इफ यू लाइक आवर एक्सप्लेनेशन, आई वुड सजेस्ट यू कि आप हमारे लाइव क्लासेस को भी चेकआउट करें। वी हैव लाइव क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू नीड। डीप में एक्सप्लेनेशन है, देन यू हैव द डाउट क्लासेस, आपके पास प्रॉपर डीपीपीज मिलती है हर क्लास के बाद, वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में होती है। कॉपी चेकिंग का फीचर है, यू गेट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद द कोर्स, जिसमें आप सीयूटी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो दैट कम्स अलॉन्ग विद द बोर्ड्स एंड सीयूटी पैकेज। यू मस्ट चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारा लिंक दिया है, एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, दिस कोर्स इज गोइंग टू बी सीरियसली वैल्यूएबल फॉर यू, क्योंकि इसी कोर्स को पढ़ के इस साल काफी सारे बच्चों ने हिंदू, हंसराज, मिरांडा जैसे कॉलेजेस को क्रैक किया है, अलॉन्ग विद स्कोरिंग 95% प्लस इन दियर बोर्ड एग्जामिनेशन। उनके इंटरव्यूज में भी लाइंड अप है, सामने आपके आते रहेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। नाउ कमिंग टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये काफी नया फीचर है, क्योंकि जिस प्रकार से क्राफ्ट ये प्रोड्यूस करते थे, हम किसी भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में इतनी वैरायटी तो नहीं देखते हैं। जैसे उनकी मूर्तियाँ, चाहे आप ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति देखें या प्रीस्ट किंग की मूर्ति देखें, इसके पीछे की भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, या उनके टेराकोटा खिलौने, जिसमें यहाँ पे आप एक बुलक कार्ड देख सकते हैं, या फिर उनकी पॉटरी, या फिर उनके बीड्स या बैंगल्स जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनकी ज्वेलरी, बीड्स डिफरेंट शेप के बने होते थे, डिफरेंट चीज़ों के बने होते थे। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। जब आप इनके क्राफ्ट प्रोडक्शन को देखते हैं, वी एनालाइज कि भाई ये बहुत सारे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते थे अपने क्राफ्ट को बनाने के लिए। जितने भी रॉ मटेरियल है उनको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्टोन्स, मेटल्स और अदर मटेरियल्स। स्टोन्स में कार्नेलियन आता है, क्रिस्टल आता है, क्वार्ट्ज आता है, स्टेटाइट आता था, जैस्पर आता था, लैपिस lazuli आता था। कुछ स्टोन्स के साथ उनके साइट्स को भी आप याद रखें, कहाँ से वो चीज़ें प्रोक्योर की जाती थी। जैसे कार्नेलियन लोथल से आता था, लोथल इज इन गुजरात। क्वार्ट्ज और क्रिस्टल कहाँ से आता था, वी आर नॉट श्योर अबाउट देम, लेकिन वो भी शायद लोकली ही आता होगा। स्टेटाइट एक बहुत खास मटेरियल था, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। वो साउथ राजस्थान और नॉर्दर्न गुजरात से लेते थे। लैपिस lazuli आता था शॉर्टोगई से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू कलर का मटेरियल होता था ये। ब्रॉन्ज लोकली आता था, कॉपर बाहर से मंगाते थे, ओमान से और खेतरी रीजन से भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। गोल्ड साउथ इंडिया से लाते थे, एंड अदर मटेरियल सच एज शेल, वो नागेश्वर और बालाकोट जैसे कोस्टल शहरों से आता था। हालांकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ही थे, समंदर के नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे शेल आसानी से मिल जाया करते थे। फिर फैंस और बर्ड क्ले वगैरह जो है वो लोकली प्रोक्योर किया जाता था, जिनसे जनरली खिलौने या पॉटरी बनाई जाती थी। सो दीज आर द रॉ मटेरियल्स यूज फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन में तो एक तो इतने वैरायटी के रॉ मटेरियल ये लोग यूज करते थे, वो तो एक यूनिक फीचर है ही। उसके अलावा दे हैड सोफिस्टिकेटेड मेथड्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, जो कि इनकी इंजीनियरिंग को दिखाता है। जैसे वो डिफरेंट शेप के बीड्स बना लेते थे, उसमें ज्योमेट्रिकल भी है, नॉन ज्योमेट्रिकल भी है। ज़्यादातर बीड्स बनाने के लिए स्टेटाइट का यूज़ किया जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, क्योंकि स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है जिसको आप पीस सकते हैं पाउडर में, और फिर इससे कुछ भी शेप आप दे सकते हैं। आप चाहे तो सिलिंड्रिकल दे ले, आप चाहे तो स्फेरिकल दे ले, आप चाहे तो बैरल शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो कोई नॉन ज्योमेट्रिकल शेप भी दे सकते हैं बीड में। फिर बीड को जो है बना के उसमें फिर ड्रिलिंग करके उसमें ज्वेलरी उसमें घुसाई जाती होगी। सो ड्रिलिंग के लिए भी बाकायदा सेंटर्स थे, उनके टूल्स अपने आया करते थे। इसके अलावा अगर कार्नेलियन की बात करें, कार्नेलियन इज अ काइंड ऑफ रेड स्टोन, जो कि जनरली येलोइश मटेरियल का होता है, बट उसको पॉलिश कर करके वो लाल बनाया करते थे। इसी तरीके से बाकी पत्थर जैसे क्वार्ट्ज हो गया, जैस्पर हो गया, वो सब बहुत रॉ फॉर्म में आपको मिलते हैं, बहुत घिसे हुए फॉर्म में। उनको आपको पॉलिश करना पड़ता ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग के लायक बन सके। सो द क्राफ्ट प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्लूडेड ग्राइंडिंग, आप पीसते थे, आप पॉलिश करते थे, एंड ऑल्सो द ड्रिलिंग, क्योंकि जब आपने इन सबको एक शेप में तैयार कर लिया तो फिर आपको इसमें होल तैयार करके इसको बैंगल के शेप में अगर तैयार करना है तो बैंगल बनाते थे, अगर आपको ज्वेलरी तैयार करनी है तो ज्वेलरी बनाते थे। सो दिस प्रोसेस वॉज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस, अ वेरी क्लीन प्रोसेस, और जो इनके उत्कृष्टता को, एडवांसमेंट को, एक्सेलेंस को दिखाता है। जब हम हड़प्पन क्राफ्ट प्रोडक्शन को पढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो हमारे नज़र में आता है, दैट इज़ चनहुदरू। चनहुदरू एक जगह है सिंध में, और वो जगह एक खासे तौर पे स्पेशलाइज्ड सेंटर के तौर पे माना जाता है, जहाँ पे क्राफ्ट प्रोड्यूस होते होंगे। तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि भाई साहब, आप कौन-कौन से ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट प्रोड्यूस होते थे? तो वो याद कर लेते हैं फॉर एमसीक्यूज़। चनहुदरो वाज़ वेरी फेमस, क्योंकि चनहुदरो में ऑलमोस्ट क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड हर चीज़ होती थी। वहाँ पे बीड्स बनाए जाते थे, वहाँ पे शेल कटिंग होती थी, कट करना पड़ता है आपको एक स्पेशल शेप में लाने के लिए। वहाँ पे मेटल का काम होता था, सील्स बनाए जाते थे। सील्स भी जनरली स्टेटाइट से या क्ले से बनाए जाते थे। वेट्स बनाए जाते थे, वेट्स के लिए अलग पत्थर आता था जिसे चर्ट बोलते हैं, चर्ट स्टोन। इसके अलावा लोथल और ढोलावीरा और चनहुदरो में ड्रिलिंग भी होती थी। आपने बीड्स बना लिए तो फिर आप उसमें होल करेंगे। इसके अलावा लोथल और ढोलावीरा यहाँ पे बाकायदा हमें ड्रिलिंग टूल्स मिले हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ पे बीड्स में ड्रिल किया जाता होगा। नागेश्वर और बालाकोट में शेल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। लैडल जो करछी होती है,
खाने बनाने के लिए, उसको भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता था, वो भी शेल का बना होता है। सो दीज आर द मेजर सेंटर्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। उसमें चंद्रहुद्र बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ होती थी। अब बात ये आती है कि आखिर हमने आइडेंटिफाई कैसे किया कि चंद्रहुद्र में ये चीज़ होती थी या लोथल या धोलावीरा में ये चीज़ होती थी। तो इन क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर को आइडेंटिफाई करने के अपने तरीके होते हैं। उसमें 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल का एविडेंस मिलना। अब जहाँ पे भी रॉ मटेरियल आपको मिल रहा है, वहाँ पे ऑब्वियसली किसी क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहीं पे लकड़ी का काम करता हूँ, तो वहाँ पे लकड़ी के रॉ मटेरियल मिलेंगे। लकड़ी के रॉ मटेरियल मार्केट में तो मिलते नहीं है या घरों में तो मिलते नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग साइट पे ही मिलेंगे। दूसरा टूल्स का मिलना, जैसे हमने लोथल और धोलावीरा में ड्रिलिंग टूल्स देखे, तो ऑब्वियसली टूल्स अगर वहाँ पे है तो उनका काम तो होता होगा। तीसरी चीज़ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स या टूटे-फूटे ऑब्जेक्ट्स का मिलना, जिनको जनरली जो डिफेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिनको वहीं छोड़ दिया जाता होगा जहाँ पे उनका प्रोडक्शन है। जब भी आप मास स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डिफेक्ट हो जाते हैं, तो उनको आप वहीं छोड़ देते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। और चौथा वेस्ट का मिलना, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेस्ट वहीं मिलेंगे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसका मैं सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपके कारपेंटरी का, कि जब भी आप कारपेंटरी करते हुए देखते हैं, तो जो कारपेंटर्स जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे डस्ट जमा हो जाता है उस लकड़ी का, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पे कारपेंटरी का काम हुआ है, यहाँ पे टिम्बर की कटाई हुई है। दीज आर द मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी क्राफ्ट प्रोडक्शन का सवाल आता है, तो ये आता ही है। 2 टाइप के सवाल एक्चुअली क्राफ्ट प्रोडक्शन में पूछे जाते हैं। पहला कि आप कैसे सेंटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और दूसरी चीज़ क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल्स है, वो कैसे प्रोक्योर किया जाता था, जिसको मैं आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे आप इन साइट्स का भी नाम याद रखेंगे कि ये सारे स्पेशलाइज़ सेंटर्स थे। कुछ-कुछ चाइना की तरह, चाइना में भी आज अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान एक पर्टिकुलर प्रोविंस में प्रोड्यूस होता है, टेक्सटाइल के लिए अलग जगह फ़ेमस है, आईटी के लिए अलग जगह फ़ेमस है। तो ये हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ये सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूँगा। अब आप अगर ये सोचें कि ये सारे स्पेशलाइज़ सेंटर्स पे ही प्रोडक्शन होता था, बड़े सेटलमेंट में कुछ भी नहीं होता था, तो ऐसा नहीं है, बड़े सेटलमेंट में भी प्रोडक्शन होता था, जैसे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में, बट ज़्यादातर प्रोडक्शन यहाँ पे होता था। यहाँ से बड़े पैमाने पे चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता होगा और फिर इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हड़प्पन शहरों में भेजा जाता होगा और बाहर के देशों में, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, ओमान हो गया, वहाँ पे भी बेचने के लिए भेजते होंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस क्राफ्ट प्रोडक्शन, कि जब ये इतने सारे मटेरियल्स को यूज़ करते थे अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन में, तो वो लाते कहाँ से होंगे? इसके बेसिकली इनके पास 2 साधन थे, 2 तरीके थे। पहला सेंटर्स एस्टैब्लिश करना। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टेरिटरी के अंदर ही देयर वर सेंटर्स जहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल्स का सोर्स था। जैसे शेल ऑब्जेक्ट आपको नागेश्वर और बालाकोट में मिल जाया करते थे। शॉर्तोवई से आपको लैपिस lazuli मिल जाता था, कार्नेलियन लोथल से मिल जाता था, स्टेटाइट आपको साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात के इलाकों से मिल जाता था। तो यहाँ पे इन्होंने सेंटर्स बना दिए थे, जहाँ से वो चीज़ें निकाली जाती थी, एक्सट्रैक्ट होती थी और फिर उनका वहाँ पे काम भी होता था। दूसरा तरीका था एक्सपेडिशन। अब जो इलाके हड़प्पन सिविलाइजेशन की टेरिटरी के बाहर आते हैं, वहाँ पे वो अपनी टीम भेजा करते थे, जो वहाँ पे प्रॉपर सर्च करती थी कि कौन-सा मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ के लोकल्स के साथ कोऑपरेट करके वो चीज़ें मुहैया करवाती थी। जैसे वो साउथ इंडिया में अपने एक्सपेडिशन टीम को भेजते थे गोल्ड लाने के लिए। ऐसे ही कॉपर के लिए वो राजस्थान का एक खेतरी रीजन है, जो जयपुर के आस-पास पड़ता है, वहाँ पे लोगों को भेजते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। खेतरी रीजन जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कोर साइट से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जयपुर। लेकिन फिर भी हम उसे डिफरेंट रीजन मानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो अलग कल्चर फॉलो करते थे। उस कल्चर को गणेश्वर जोधपुरा कल्चर का नाम दिया गया है। उस कल्चर को हम अलग इसलिए मानते हैं क्योंकि वहाँ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे उनकी पॉटरी हो गया या उनके टूल्स हो गए, वो हड़प्पन टूल से काफ़ी डिफरेंट है। तो कंटेम्परेरी होने के बावजूद अगर वो हड़प्पन से डिफरेंट लाइफस्टाइल बिता रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट द पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कॉपर एक वहाँ से आता था और कॉपर ओमान से भी आया करता था। तो अभी हम फॉरेन ट्रेड को भी पढ़ेंगे कि फॉरेन ट्रेड भी एक तरीका था जिससे काफ़ी सारे रॉ मटेरियल इंडिया आते होंगे और इंडिया से बहुत सारी चीज़ें जिनकी बाहर डिमांड थी वो जाती होंगी। सो दैट वाज़ हाउ दे यूज्ड टू प्रोक्योर द मटेरियल्स। आप इसमें अगर चाहें तो एक हेडिंग फॉरेन ट्रेड का भी लगा सकते हैं और उसके अंदर आप डिफरेंट जगहों के फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लेन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन। अगर 8 मार्कर है तो पूरा करिए, अगर 8 मार्कर नहीं है तो केवल ओमान का कर दीजिए कि भैया यहाँ से ये कॉपर मंगाते थे। क्योंकि मेसोपोटामिया से क्या मंगाते थे, बहरीन से क्या मंगाते थे, वो क्लियर नहीं है। अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, वी हैव 3 कंट्रीज़ जिनका ज़िक्र एनसीईआरटी में है, जिनके हड़प्पन के साथ ट्रेड रिलेशन होने के एविडेंसेस भी मिलते हैं। सबसे पहला तो इसमें ओमान आता है। हड़प्पन्स ओमान से क्या लाते थे? कॉपर लाते थे। हालाँकि कॉपर खेतरी रीजन से भी मिलता था, बट ओमान से कॉपर लाने के पीछे एविडेंसेस हैं। क्योंकि ओमान के कॉपर में हमें निकल का एविडेंस मिलता है और वो हम हड़प्पा के कुछ कॉपर टूल्स में या हड़प्पा के कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स में पाते हैं। तो चूँकि ये खेतरी रीजन में ऐसे कॉपर है नहीं, तो ऑब्वियसली ओमान से कॉपर आता होगा, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर तो कॉपर का सोर्स था नहीं कोई। इसके अलावा एक जार आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का मिलता है ओमान में। इस जार को अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है।
और ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है। तो इसका ओमान में मिलना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि हड़प्पा और ओमान के बीच ट्रेड रिलेशन रहा होगा। इसके अलावा हड़प्पा, ओमान, मेसोपोटामिया ये सब व्यापार करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया की किताबों में ओमान को मगन के तौर पे रेफर किया गया है। तो ये एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मगन से सामान ये आया करते थे। इसका मेसोपोटामिया भी ज़िक्र करता है, वहाँ से कॉपर मंगाया करते थे ये लोग। नाउ हड़प्पन्स और मेसोपोटामिया के बीच के ट्रेड की बात करें, दे यूज्ड टू ट्रेड अ, ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स। जैसे मेसोपोटामिया की किताबों में, उनके टैबलेट्स में वर्णन है कि हड़प्पा से, जिनको ये लोग मेलुहा बोला करते थे, वहाँ से कार्नेलियन आता था, लैपिस lazuli आता था, गोल्ड, कॉपर और बहुत अलग टाइप की लकड़ी आती थी। कॉपर पता नहीं, क्योंकि हड़प्पन्स के पास कॉपर नेचुरली तो अवेलेबल था नहीं, तो हो सकता है ये कॉपर टूल्स शायद उनको भेजते होंगे। नाउ व्हाट आर द एविडेंसेस? एविडेंसेस आर द सील्स। कुछ मेसोपोटामियन सील्स में हमें हड़प्पन मोटिफ मिलते हैं। हड़प्पन निशानों को वहाँ पे, हड़प्पन आकृतियों को वहाँ पे उकेरा गया है। हड़प्पन डाइसेस हमें वहाँ पे मिलते हैं, हड़प्पा के बीड्स और इवन हड़प्पा के सील्स भी वहाँ पे मिलते हैं। कुछ मेसोपोटामियन सील्स में हड़प्पन आकृति यूज हुई और कुछ हड़प्पन सील भी हमें वहाँ पे मिले हैं। सो दे गिव अस द सफिशिएंट एविडेंस कि इन दोनों के बीच व्यापार होता होगा। एंड एज पर द मेसोपोटामियन टेक्स्ट, मेलुहा वाज द टर्म रेफर टू हड़प्पा। अब हड़प्पा के लोगों के बहरीन के साथ भी व्यापार होते थे, इसका भी एविडेंस है। दो एविडेंस है प्राइमरीली। पहला, बहरीन के भी कुछ सील्स में हड़प्पन मोटिफ का इस्तेमाल किया गया है, और दूसरा, बहरीन का वेट सिस्टम जो था वो हड़प्पन स्टैंडर्ड को फॉलो करता था, हड़प्पा के जैसा ही था। तो ये सिमिलैरिटीज इनके आपस के ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को दिखाती है। हालांकि बहरीन से क्या सामान आता था जाता था उसका जिक्र आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक और फैक्ट जो आप याद रखिए कि मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में लाइक ओमान, लाइक हड़प्पा, बहरीन को भी मेंशन किया गया है दलमुन के नाम से। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। फॉर द एमसीक्यू पर्पस दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम व्यापार की बात करते हैं, वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, कि आखिर जब ओमान सामान जाता था या मेसोपोटामिया सामान जाता था तो कैसे जाता। देयर वर टू रूट्स, जैसा मैंने एविडेंस देखा है। बुलोक कार्ट का ये लोग इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि बुलोक कार्ट के हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं। लैंड ट्रेड के लिए, क्योंकि सेंट्रल एशिया भी सामान जाते थे, मेसोपोटामिया में भी सामान जाता था, तो वहाँ हो सकता है कि बुलोक कार्ट का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड वाज डन थ्रू रिवर रूट्स या मरीन रूट्स। इसमें नावों की ज़रूरत पड़ती थी, और हड़प्पन्स काफ़ी अच्छे नाविक थे। जैसे ओमान, मेसोपोटामिया, बहरीन जाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप नाव से जाइए, और मेसोपोटामिया की किताबों में बताया गया है कि मेलुहा के लोग बहुत अच्छे सीफेरर्स थे। इवन हड़प्पा के सीरीज में हमें बोट का डिपिक्शन मिलता है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि दे न्यू हाउ टू क्रिएट बोट्स, हाउ टू कंस्ट्रक्ट बोट्स, और उसको चलाना कैसे है। एंड दैट्स हाउ दे यूज टू शिप दियर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हड़प्पा टू ओमान टू बहरीन टू मेसोपोटामिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट वाज इन द फॉरेन ट्रेड। नाउ वी आर मूविंग टू थ्री थिंग्स। सीज देखेंगे, स्क्रिप्ट्स देखेंगे, और हड़प्पन वेट्स को देखेंगे। अगेन दे आर वेरी टेक्निकल एंड वेरी यूनिक। जैसे अगर हम हड़प्पन सील्स को देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सील में होता क्या था। एक मोटिफ होता था, जो कोई जानवर हो सकता है और कोई प्लांट भी हो सकता है। यूनिकॉर्न थे इसमें, टाइगर आता था, एलिफेंट भी आता था, और हड़प्पन स्क्रिप्ट होती थी ऊपर की तरफ। अब सील्स का इस्तेमाल क्यों होता था? वाई देवर यूज्ड फॉर टू पर्पस। पहला, जैसे सील्स जो है किसी सामान के कंसाइनमेंट पे लगाए जाते थे, ठीक है, या किसी खास पत्र में चिपका दिए गए, तो इससे उस सेंडर के बारे में पता चल जाता था प्रोबेबली, क्योंकि ये स्क्रिप्ट यूनिक होगी, ये साइंस उस सेंडर के बारे में बताते होंगे कि ये कहाँ से आया है, ये किसका है। एंड सेकंड थिंग, इट ऑल्सो इंश्योर द सेफ्टी ऑफ गुड्स। जैसे अगर किसी कंसाइनमेंट के ऊपर मैंने सील्स लगा दिए हैं और वो सील टूटा हुआ है, क्योंकि वो ऐसे ग्लू से चिपकाया जाता था जिसको आप बगैर तोड़े, सील को तोड़े आप उस कंसाइनमेंट को देख नहीं सकते थे या उस पत्र को पढ़ नहीं सकते थे। तो अगर वो सील टूटा हुआ है या थोड़ा-सा भी डिफ़ॉर्म्ड है, तो इससे क्लियरली पता चल गया है कि वो कंसाइनमेंट में चोरी हो चुकी है, या वो लेटर जो है वो अब कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा, वो चीज़ें दूसरों को पता लग गई है। सो दैट वाज़ द पर्पस ऑफ हड़प्पन सील्स। दे वर यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, फिर चाहे वो ट्रेड होगा या पत्र व्यवहार होगा, इनमें हड़प्पन सील्स का इस्तेमाल होता था। जनरली स्टेटाइट से बनाए जाते थे। इसके अलावा टेराकोटा और क्ले के भी हड़प्पन सील्स हमें मिले हैं। नाउ कमिंग टू द हड़प्पन स्क्रिप्ट। सीज में हमने स्क्रिप्ट देखा था। स्क्रिप्ट को अब इससे रिलेटेड 3 मार्कर भी पूछा जाता है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट एक एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट कही जाती है। एनिग्मेटिक का मतलब एक रहस्यमयी, मिस्टीरियस स्क्रिप्ट। वो इट इज कॉल्ड सो। सबसे पहली चीज कि ये नॉन अल्फाबेटिकल है, इसमें कोई ABCD ऑबस ऐसे कुछ नहीं है, इसमें केवल साइंस है। यू कैन सी द साइंस आर इन इनफाइनाइट पैटर्न्स। कहा जाता है तकरीबन 350 से 400 के बीच साइंस है, और इस वजह से इसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। हमारे पास ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। जैसा हमने मेसोपोटामिया में देखा था कि उसके स्क्रिप्ट का हमारे पास रेफरेंस था, वी कैन कंपेयर द स्क्रिप्ट टू द अपकमिंग लैंग्वेजेस। यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है वो किसी अपकमिंग लैंग्वेज से मिलती जुलती नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ रेफरेंस या हमारे पास कोई ऐसा वर्कबुक इनका अवेलेबल है। तो अगर हम इनके स्क्रिप्शंस को देखते हैं, इनके स्क्रिप्ट्स को देखते हैं, तो दे आर प्रोबेबली
अलग अलग जगहों पे उनको यूज़ किया जाता था। जैसे सील्स में वो इंस्क्रिप्शंस होते थे, कॉपर टूल्स में वो स्क्रिप्ट जो है वो दर्ज होती थी, ब्रिम्स या जार्स, इवन टैबलेट्स, इन सब में स्क्रिप्ट को लिखा जाता था और ये कलेक्टिवली इंस्क्रिप्शन कहे जा सकते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब एनीथिंग जिसमें राइटिंग इनग्रेव है और जो सॉलिड सरफेस है, फिर चाहे वो सील हो या कॉपर टूल्स हो, दे ऑल आर सॉलिड सरफेस और जहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा गया है। अगर हम हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस को देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू। ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन तो वैसे छोटे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन हमें मिला जिसमें 26 अलग अलग साइंस हैं, तो ये तो और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है इस पूरे प्रोसेस को। अब काफ़ी मुश्किल होती है इसको डिसाइफर करने में। अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे अलग अलग साइंस यूज़ किए जा रहे हैं। कुछ साइंस आज भी हम यूज़ करते हैं, जैसे ये स्वास्थ्य का आप देखें, लेकिन अगेन वी जस्ट डू नॉट हैव रेफरेंस। एक आधा दो साइंस अगर मिलता जुलता है तो फिर क्या ही उखाड़ लेंगे, क्योंकि आपके पास 400 का रेंज है, यू हैव टू फिगर इट आउट। अगर हम हड़प्पन स्क्रिप्ट को देखें, वी आर क्लियर अबाउट कि कहाँ से इनको लिखा जाता था, राइटिंग पैटर्न क्या था। इनका राइटिंग पैटर्न था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जिस तरीके से आज की उर्दू और अरेबिक लिखी जाती है। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप किसी भी इंस्क्रिप्शन को देखेंगे तो राइट से वो जो उनके साइंस है उनमें काफ़ी स्पेस है, और जैसे-जैसे लेफ्ट की तरफ आते हैं स्पेस नैरो होता जाता है। व्हिच मीन्स कि उस पे पहले राइट से लिखावट शुरू की गई होगी और धीरे-धीरे जब स्पेस कम पड़ने लगे तो और नैरो करके लिखा गया। तो राइट टू लेफ्ट ये स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू। ये छोटे-छोटे फैक्ट आप याद रखिएगा। इवन इसको सब्जेक्टिव में भी आप मेंशन कर सकते हैं एंड देन दे कैन आल्सो बी आस्क्ड एज़ एमसीक्यूज़। नाउ कमिंग टू द वेट सिस्टम, हमने देखा था कि वेट सिस्टम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्टैंडर्ड था और इसको बहरीन के लोग भी फॉलो करते थे। व्हाट वाज़ सो स्पेशल इन द वेट सिस्टम? आपके सामने यहाँ तस्वीर है हड़प्पन वेट्स की। इनमें सबसे पहले तो ये समझिए कि किस ऑब्जेक्ट के बनते थे। तो ये एक स्पेशल स्टोन के बनते थे जिनको चर्ट कहा जाता था। दे वर नॉट मेड अप ऑफ स्टेटाइट, ये बात आप क्लैरिटी से याद रखें। इनमें कोई मार्किंग नहीं होती थी, जैसे आप देखें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये 2 तो मैंने पहले का लिखा हुआ है। दे आर सिंपल, जिस मटेरियल से बने हैं वो मटेरियल है, उसके अंदर कोई स्ट्राइप है तो वो स्ट्राइप है। देयर इज़ नथिंग रिटन देयर, कोई स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पे मौजूद हमें नहीं मिलती है। वेट सिस्टम इनका 2 टाइप का था। दे हैड लोअर वेट्स एज़ वेल एंड देयर हायर वेट्स एज़ वेल। लोअर वेट्स मतलब जैसे ज्वेलरी वगैरह आपको वेट करना है तो आप छोटे वज़न रखते हैं। सुनार के आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े भाट 1-1 2-2 किलो के नहीं होते, छोटे-छोटे 10-10 20-20 ग्राम के होते हैं। तो दे हैड लोअर वेट डिनोमिनेशन एज़ वेल। जैसे लोअर वेट डिनोमिनेशन होता है वो बाइनरी फॉलो करता था। बाइनरी मतलब कोई वेट अगर 2 ग्राम का होगा, मान लेते हैं ग्राम वो लोग यूज़ करते होंगे। तो कोई वेट अगर 2 ग्राम का है तो फिर अगला 4 ग्राम का होगा, फिर अगला 8 ग्राम का होगा, फिर अगला 16 ग्राम का होगा। इस हिसाब से लोअर वेट सिस्टम था, दैट इज़ अ बाइनरी। हायर वेट सिस्टम जिनका इस्तेमाल जनरली अनाज या बड़ी चीज़ों को वेट करने के लिए किया जाता होगा, वो डेसिमल डिनोमिनेशन फॉलो करते थे, कुछ आज के हमारे किलोग्राम सिस्टम की तरह। जैसे हम लोग 1 किलोग्राम में कहते हैं ना कि 1000 ग्राम होता है, तो ऐसे ही 1000 ग्राम में 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? 0.001 किलोग्राम। दैट इज़ हाउ वी कैन कन्वर्ट देम इनटू द डेसिमल। तो इस तरीके से हायर वेट्स फॉलोड द डेसिमल डिनोमिनेशन, जिससे आप किसी भी टाइप के वेट को आसानी से मेज़र कर सकते हैं, चाहे वो आप पाव भर मेज़र करना चाहें, आधा मेज़र करना चाहें या पूरा का पूरा मेज़र करना चाहें। तो हायर वेट्स वो लेवरेज आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा वेट के स्केल पेन्स भी हमें मिले हैं, मेटल के तराजू, जिससे क्लियर हो जाता है कि दे हैड अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेट मेजरिंग। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट द हड़प्पन weight system, Harappan script, and the Harappan seas. Now we are going to see one of the most important question of this Harappan civilization period कि जब हम ये हड़प्पन वेट्स को देखते हैं, they have been consistent throughout the हड़प्पा settlement, या हम उन इमारतों को देखें या टाउन प्लानिंग को देखें या हम ब्रिक्स को देखें, they all have followed a standardized pattern। तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि there might have been some kind of authority, कोई अथॉरिटी होगी जो इतने सारी चीज़ों को यूनिफॉर्मली चला रही थी। अथॉरिटी के होने के हमारे पास और भी एविडेंसेस हैं, जैसे मोहनजोदड़ो में एक स्ट्रक्चर है जिसे पैलेस कहा गया है। हालाँकि उसमें कोई क्लैरिटी नहीं कि एक महल था, लेकिन चूँकि वो एक बहुत तगड़ा बेस उसका बनाया गया है, सो ऑन दैट बेसिस वी हैव कंक्लूडेड कि शायद कोई पैलेस होगा। ऐसे ही मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति हमें बरामद हुई है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसको प्रीस्ट किंग की मूर्ति कहा गया। अब इस आदमी को प्रीस्ट किंग क्यों कहा गया? क्योंकि पहली चीज़ कि ऐसी मूर्ति हमें दूसरी जगह पे नहीं मिलती है, दूसरी ऐसी मूर्ति मिली ही नहीं है। तो ये आदमी खास होगा ऑब्वियसली। तो चूँकि मेसोपोटामिया और हड़प्पा कंटेम्परेरी सिविलाइज़ेशन थे और बहुत सारे जो हड़प्पन सिविलाइज़ेशन के आर्टिफैक्ट्स हैं उनको मेसोपोटामिया के रेफरेंस से डिकोड किया गया है। तो ऐसे ही ऐसा माना गया कि जैसे मेसोपोटामिया में प्रीस्ट हुआ करते थे सबसे बड़ी अथॉरिटी, क्योंकि टेम्पल के आसपास ही शहर बनते थे और वही प्रीस्ट जो है बाद में राजा बन जाता था। तो ऐसे ही ये आदमी भी प्रीस्ट किंग होगा। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट कि ये आदमी क्या करता था। बट हाँ, एक चीज़ तो क्लियर है कि जैसी इसकी बनावट है और जिस तरीके से इसने कपड़े पहन रखे हैं और माथे पे जो ये एक बंद टाइप का लगा हुआ है, तो इससे ये पता चल जाता है कि कुछ खास आदमी था, नॉर्मल आदमी तो नहीं था। ये सब चीज़ें हमें इस बात की तरफ इशारा करती है कि वी शुड टॉक अबाउट द अथॉरिटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एज़ पर द डिस्कशन ऑफ डिफरेंट हिस्टोरियन, हमें ये पता चला है कि देयर कैन बी 3 काइंड ऑफ ओपिनियन और
अथॉरिटी का इंडिकेशन क्या क्या चीज़ें देखती है। सबसे पहले तो मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर। आप जब बड़े शहरों को बनाते हैं, इतने बड़े बड़े मिट्टी के टीले लगाते हैं, तो आपको बहुत बड़े पैमाने पे लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो बिना अथॉरिटी के, बिना डर के, बिना एक सिस्टम के, उसके पेमेंट का एक सिस्टम होगा, ये सब बिना अथॉरिटी के पॉसिबल नहीं है। फॉरेन ट्रेड बिना अथॉरिटी के पॉसिबल नहीं है। सेटलमेंट्स की अगर आप लोकेशन देखेंगे, वो भी स्ट्रैटेजिक तरीके से बनाई गई है, वो भी एक अथॉरिटी के जरिए ही पॉसिबल हो सकता है। सो देयर आर मल्टीपल थाउट्स ऑन द अथॉरिटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहला ओपिनियन ये कहता है कि कोई रूलर नहीं था, और हड़प्पन सोसाइटी एक इक्वल सोसाइटी थी, इगैलिटेरियन थी, हर कोई अपने हिसाब से काम करता था। सेकंड ओपिनियन ये कहता है कि हर सिटी का अपना एक रूलर होता था, तो देयर वर सेवरल रूलर्स। थर्ड ओपिनियन ये कहता है कि देयर वाज अ सिंगल रूलर, और जो कि पूरे हड़प्पन स्टेट पे अपना कंट्रोल असर्ट करता था, और वही ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करता था, और इसी वजह से ये यूनिफॉर्म है। अभी तक जो भी एविडेंसेस हमें मिले हैं, जितना आप प्रेडिक्ट कर पाते हो, तो उसके बेसिस पे थर्ड ओपिनियन सीम्स टू बी मच एक्यूरेट। हालांकि देयर इज नो श्योरिटी अबाउट दैट कि कौन सा ओपिनियन सही है, दे आर जस्ट स्पेकुलेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट द अथॉरिटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो वी हैव टॉक्ड लॉट अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमने उनके फीचर्स देखे, टाउन प्लानिंग देखी, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखा, क्राफ्ट्स देखा, ट्रेड देखा। जब मैं आपको टाइमलाइन बताया था, आई टोल्ड यू कि आफ्टर 1900 BC दे स्टार्टेड टू डिक्लाइन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिक्लाइन, द फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। होता क्या है, सवाल ऐसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, कि आखिरी के दिनों में हुआ क्या। तो बाय द 1800 BC, अगर आप यहाँ पे लेटर हड़प्पन साइट्स का मैप देखें, ज़्यादातर जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स थे राजस्थान के, सिंध के, दे हैड बीन अबैंडन्ड। वहाँ पे अब कोई नहीं रहता था। लोगों ने गुजरात की तरफ, हरियाणा और वेस्ट यूपी की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया। कैन यू सी द कॉन्सेंट्रेशन हेयर, ये जो ब्लैक स्पॉट्स है, दे आर नथिंग बट द हड़प्पन सेटलमेंट्स। और कुछ एक साइट्स जो इन सिंध के रीजन में या पंजाब के रीजन में रह गए थे, वहाँ पे अब वो कल्चर फॉलो नहीं होता था। दे स्टार्टेड फॉलोइंग द रूरल वे ऑफ लाइफ। वो उनके वेट सिस्टम, वो सील्स, वो बीड, वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया, एंड ऑल द आर्टिफैक्ट्स ऑफ मैच्योर हड़प्पन पीरियड दे हैव बीन डिसअपीयरिंग। और इस वजह से धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाता है। इसके वो तमाम फीचर जिन पे इनके लोग एक टाइम में गौरव करते होंगे, वो उनकी आंखों के सामने खत्म हो गया। अब इसको लेके काफ़ी सारे रीजंस दिए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि डिफॉरेस्टेशन कैन बी ए रीज़न। बहुत बड़े पैमाने पे शहरों को बसाने के लिए इन्होंने पेड़ काट दिया। अर्थक्वेक आया होगा, नदियाँ सूख गई होंगी, सरस्वती रिवर का यहाँ पे रेफरेंस दिया जाता है। क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, बाढ़ आ गए होंगे। एक्सटर्नल असॉल्ट का भी जो है रेफरेंस दिया जाता था। काइंड ऑफ आर्यन इन्वेजन थ्योरी, की आर्यन एक ट्राइब थी जो सेंट्रल एशिया से सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं, एंड उन्होंने हड़प्पन्स को वाइप आउट कर दिया। ये थ्योरी भी काफ़ी दिनों तक प्रेवलेंट रही, लेकिन 2013 में एक ऐसी आर्कियोजेनेटिक स्टडी हुई जिसने इस थ्योरी को ख़त्म कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि इस थ्योरी के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, मैं ज़रूर बना सकता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे अगेन वी हैव टाइम कॉन्स्टेंट। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अगर मैं बता देता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है, बहुत सारे बच्चों को ये पसंद नहीं आता। तो अब हम पढ़ेंगे एक सोर्स को, जिस सोर्स में हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के, खात्मे के डिफरेंट ओपिनियन लिस्टेड है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो सोर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन, यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखे गए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्या वाक़ई में हड़प्पन्स के ऊपर इन्वेजन हुआ था? क्या वाक़ई में इनको मारा गया था? तो एक जॉन मार्शल की किताब है मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन। ये किताबों का नाम और ऑथर इनको आप याद रखेंगे फॉर सीयूईटी, उनमें काफ़ी पूछे जाते हैं। उसमें वो कहते हैं कि एक गली ऐसी मिली है उनको जो 3 से 6 फुट चौड़ी है, जहाँ पे एक अजीब-सी लाश मिली है जिसका सर कटा हुआ है, बाजू हटा हुआ है। तो ये थोड़ा-सा इसको इन्होंने डेड मैन लेन नाम दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पे एक विच्छिन्न अवस्था में हमें लाश मिली है। सो यहाँ से वो इंडिकेशन देना चाहते थे कि शायद किसी ने इसके ऊपर अटैक किया होगा। बट ऐसी एक आध लाशें ही हमें मिली है। इसके बाद मॉर्टिमर व्हीलर आते हैं। वी विल टॉक अबाउट मॉर्टिमर, मार्शल, इन सब के बारे में बात करेंगे आगे चल के। उन्होंने 1947 में लिखा है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मैं क्रक्स बता देता हूँ। हालाँकि अगर इस सोर्स को आप लाइन बाय लाइन समझना चाहते हो, तो मैंने सोर्स के ऊपर एक वीडियो डाली हुई है जिसमें पूरे क्लास 12th हिस्ट्री के हर एक चैप्टर का सोर्स एक्सप्लेन्ड है। यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मॉर्टिमर व्हीलर ये कहते हैं कि हड़प्पन्स के बाद आए आर्यंस, जिनकी सिविलाइजेशन मानी जाती है वैदिक सिविलाइजेशन, और वैदिक सिविलाइजेशन के एक देवता थे इंद्र, जिनको पुरेंद्र कहा गया है पुराणों में, वेदों में। तो ये जो पुरेंद्र है, ये बेसिकली फोर्ट डिस्ट्रॉयर माने जाते हैं। पुरेंद्र का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग इज द फोर्ट डिस्ट्रॉयर, और ये फोर्ट है सिटाडल। तो आर्यन ने यकीनन इन फोर्ट्स को, इन सिटाडल को डिस्ट्रॉय किया होगा, क्योंकि उनका मानना है कि इतनी तगड़ी सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस थी, वो किसी इकोनॉमिक लॉस की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाह तो नहीं हो सकती। कमज़ोर हो सकती है बट तबाह नहीं हो सकती। तो इसको तबाह करने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, और जिसको मॉर्टिमर व्हीलर यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है कि प्रॉबेबली आर्यंस आए होंगे, और जिनके देवता हैं इंद्र, जिनको पुरेंद्र भी कहा जाता है, एंड ही डिस्ट्रॉयड ऑल द सिटाडल्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड इस तरीके से इस सिविलाइजेशन का खात्मा हो गया।
इसके काफ़ी ज़माने बाद एक जॉर्ज एफ डेल्स करके आते हैं हिस्टोरियन, उन्होंने भी एक्सकवेशन किया एंड उन्होंने कहा कि मॉर्टिमर व्हीलर या इस प्रकार के जितने भी लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि कोई इन्वेजन हुआ था, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इन्वेजन जब होता है तो आपको बड़े पैमाने पे स्लॉटर के एविडेंस दिखते हैं। स्लॉटर मतलब लोगों का मारा जाना, या सैनिकों के शव मिलते हैं, आर्मरी से लदे हुए, हथियार आस-पास बिखरे हुए मिलते हैं, ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ना ही एक्सटेंसिव बर्निंग का एविडेंस है। अगर कोई किसी शहर को जीतता है तो मोस्टली उस प्रोसेस में जला दी जाती है चीज़ें, तो एक्सटेंसिव बर्निंग का भी हमें यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिल रहा। तो जीएफ डेल्स कहते हैं कि ये सिटाडेल वगैरह जो है, किसी इन्वेजन की वजह से तो नहीं नष्ट हुए हैं। हालाँकि ये सब आर्गुमेंट था, एक प्रॉपर टेक्निकल स्टडी रिक्वायर्ड थी जो कि होती है 2013 में, जिसको किया है वसंत शिंदे ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। राखीगढ़ी के जितने भी स्केलेटन मिले उनकी आर्कियोजेनेटिक स्टडी की गई। राखीगढ़ी इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, हिसार डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के पड़ता है। तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू कि भाई साहब कौन हमारा सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है, दैट इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में इन स्केलेटन्स के ऊपर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ने मिलकर रिसर्चेस किए। डेक्कन कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे, फिर उसके बाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब इंस्टीट्यूशन हो सकता है सोर्सेज में पूछ ले कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बेसिकली इसमें इन्वॉल्व थे। उस जेनेटिक स्टडी में, उस आर्कियोजेनेटिक स्टडी में ये पता चला कि हड़प्पन्स का डीएनए उस ज़मीन पे 10,000 बीसी से है और वो बीच में ब्रेकआउट नहीं हुआ। वो किसी भी पीरियड में ब्रेकआउट नहीं हुआ, व्हिच मीन्स यहाँ पे कोई भी लार्ज स्केल इमिग्रेशन या इन्वेजन का एविडेंस तो हो ही नहीं सकता। अगर इन्वेजन होता या बहुत बड़े पैमाने पे इस जगह को हड़प्पन्स छोड़ के चले जाते ईरान या कहीं और, तो ये डीएनए उनका ब्रेकआउट हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमें डीएनए के कंटिन्यूएशन के एविडेंस मिलते हैं और उनका मानना है कि आज के हरियाणा और पंजाब के रीजन में, खास तौर पे हरियाणा के रीजन में जो लोग रह रहे हैं, उनका डीएनए वाक़ई में मिलता है हड़प्पन से। सो दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल। और यहाँ पे फेशियल स्ट्रक्चर भी कंपेयर किया गया स्कल्स से उनके, तो पता चला है कि ये कुछ-कुछ आज के हरियाणा के लोगों की तरह दिखते होंगे। तो इसने उस पूरे इन्वेजन थ्योरी को, इसने उस पूरे इमिग्रेशन थ्योरी को नलिफाई कर दिया है और बाद में पता चला कि हड़प्पन्स के जीन इंडिया में हमेशा कंटिन्यूएशन में रहे, कभी इनको तोड़ा नहीं गया, कभी कोई इन्वेजन नहीं हुआ। उल्टा हड़प्पन जीन्स हमें कभी-कभी ईरान और सेंट्रल एशिया में भी मिलते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे इमिग्रेशन या ट्रेड की वजह से लोग गए होंगे और बस गए होंगे, सो फॉर दैट रीज़न वहाँ पे उनके जेनेटिक एविडेंसेस मिलते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द आर्कियोजेनेटिक स्टडी कैरिड आउट एट राखीगढ़ी, और उसमें वसंत शिंदे का नाम आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग सब्जेक्टिव, क्योंकि पूछा जाता है कि भाई साहब डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट का जिनका आपने ऊपर नाम पढ़ा है, चाहे वो मार्शल हो, मॉर्टिमर व्हीलर हो, इन सब का क्या योगदान है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसकी शुरुआत कनिंघम से होती है एज़ पर एनसीईआरटी। हालाँकि ये तो बहुत पीछे जाता है। एक चार्ल्स मैसन करके भगौड़ा था, उसके वजह से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन को काइंड ऑफ लोकेट किया गया। लेकिन कनिंघम से शुरुआत इसलिए की जाती है क्योंकि कनिंघम ने स्थापना किया 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। सो ही बिकेम द फर्स्ट डीजी और इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। और उससे पहले से हड़प्पा से वो सारी ईंटें और मूर्तियाँ बरामद हो रही थी, तो वो चीज़ें इनके पास पहुँचती है। इनके पास पहुँची तो वो सील्स भी इनके पास पहुँचे हड़प्पा के, और इन्होंने उस सील्स का बाकायदा स्केच भी बनाया। ये पहला स्केच है हड़प्पा के सील्स का। जब इन्होंने रिसर्च किया उसके ऊपर, अपने साथ जो है 1870s में एक्सकेवेशन भी करवाया हड़प्पा का, और उसी समय ये बोलते हैं कि यहाँ पे तो बहुत बड़े पैमाने पे ईंटों की रॉबरी हुई है। लेकिन कनिंघम इन सील्स को डिकोड नहीं कर पाया, और उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि कनिंघम और ऐसे बहुत सारे अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है उसकी शुरुआत ही 600 बीसी से हुई है। वो बुद्धिज़्म का दौर आया, फिर महाजनपदों की शुरुआत होती है, वहीं से 600 बीसी से ही इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हुई। और उनका मानना था कि बुद्धिज़्म के टेक्स्ट में हमें इन सील्स का एविडेंस मिलेगा, ठीक है? क्योंकि वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड थे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के साइट्स के एनालिसिस में, और उनको ऐसा लग रहा था क्योंकि उन्होंने किताब में पढ़ा था कि एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो है वो इस इलाके से होके गुज़रा था, पाकिस्तानी पंजाब के इलाके से। उस ज़माने में हालाँकि पाकिस्तान तो बना नहीं था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद इस पिलग्रिम ने इस साइट के बारे में कुछ बताया है एंड वी कैन फाइंड दिस सील इन देयर बुक्स। लेकिन वो तो मिलने वाला नहीं था क्योंकि 600 बीसी से तो बहुत पहले की ये घटना है। सो ही ट्राइड टू प्लेस द हड़प्पन सील्स इन द टेक्स्ट ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। तो वो आपको मिलेगा कैसे? अगर आप सही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं डालेंगे चीज़ों को, तो आप एनालाइज़ कैसे कर पाएँगे? जैसे अगर हमें अरिस्टोटल की कोई चीज़ मिलती है और हम उसे पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में खोजने की कोशिश करें, तो कैसे मिलेगा? वहाँ पे तो फिलॉसफी है नहीं, एग्ज़िस्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से इनको जो चीज़ मिली थी, इन्होंने उसको गलत टाइम पीरियड के फ्रेम में डालने की कोशिश की, और इस वजह से ही कुड नॉट फिगर आउट कि भाई साहब ये सील किस पीरियड को बिलॉन्ग करते हैं, बिकॉज़ ही लाइक मेनी अदर यूरोपियंस बिलीव्ड दैट इंडियन हिस्ट्री बिगेन आफ्टर 600 बीसी, और सबको ऐसा लगता था कि उसके बाद ही इसकी शुरुआत हुई है। और ये मेसोपोटामिया वगैरह तो काफ़ी पुराने हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, तो इस वजह से ही रिमेन्ड कन्फ्यूज्ड। उसके बाद ये सील्स मिलते रहे, यहाँ से आर्टिफैक्ट्स मिलते रहे। कनिंघम के बाद आता है जॉन मार्शल।
जॉन मार्शल ने 2 लोगों को उठाया जो उस समय एएसआई के ऑफिशियल्स हुआ करते थे, एक दयाराम सैनी और एक आरडी बनर्जी। दयाराम सैनी को कहा कि आप हड़प्पा जाइए, वहाँ पे प्लान्ड एक्सकैवेशन करिए, और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को एक्सकैवेट किया ऑन द ऑर्डर ऑफ जॉन मार्शल। दोनों ही एएसआई के ऑफिशियल थे। बाद में बनर्जी साहब जो है वो बीएचयू के प्रोफेसर भी बनते हैं। 1920s के आसपास हड़प्पा की भी एक्सकैवेशन की गई, और ऐसे ही मिलते-जुलते आर्टिफैक्ट्स जो कि मोहनजोदड़ो में मिल रहे थे, तो बनर्जी को वहाँ पे भेजा जाता। दोनों की टीम थी अपनी-अपनी। बाद में पता चला कि हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स और मोहनजोदड़ो के आर्टिफैक्ट्स काफ़ी सिमिलर थे। अब इन दोनों को बिठाया गया, जॉन मार्शल ने बुलाया, एनालाइज़ किया, एक टेबल पे कहते हैं कि इन दोनों को बिठाया, और तब जाके पता लगा कि भाई ये जो चीज़ें मिल रही है तो काफ़ी पुरानी है। ये उस बुद्धिज़्म के पीरियड की नहीं है, और ये काफ़ी पुरानी लग रही है, जिस हिसाब से हमें लेयर्स में ये चीज़ें मिली, क्योंकि जितना अंदर के लेयर पे आप चीज़ों को एक्सकैवेट करते हो उतनी पुरानी है। तो वो जो लेयर मिल रहे थे वो बुद्धिज़्म से बहुत पुराने लेयर थे, बहुत नीचे दबी हुई चीज़ें थी हड़प्पा सिविलाइजेशन। ऑन दैट बेसिस जॉन मार्शल जो है, चूँकि ये प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि ही वाज़ द डीजी ऑफ एएसआई फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड, और ये पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे। कनिंघम साहब इंटरेस्टेड थे आर्कियोलॉजी में, बट उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी आर्कियोलॉजी की। वो हिस्टोरियन थे, बेसिकली उनका मिलिट्री बैकग्राउंड था, मेजर थे बेसिकली वो। और इनका डिफरेंट जगहों पे काम करने का एक्सपीरियंस भी था। तो इन्होंने अब ये समझ लिया कि भाई ये जो चीज़ हमें मिल रही है, ये बुद्धिज़्म के ज़माने की नहीं है, उससे काफ़ी पुरानी चीज़ है। सो बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ही अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा कि हमने भैया एक सिविलाइजेशन ढूँढ लिया जो कि काफ़ी पुराना है। कितना पुराना है? ही डिडन्ट नो। लेकिन एक कोइंसिडेंटली एक इवेंट होता है कि इन्होंने जब ये चीज़ अखबार में छपवाई लंदन वगैरह के, तो वहाँ पे मेसोपोटामिया में काम कर रहे एक आर्कियोलॉजिस्ट को वो चीज़ मिली। उसमें हड़प्पा के सील्स की तस्वीर थी। उसने देखा कि भाई ये सील तो मेसोपोटामिया में भी मिल रहा है। तब जाके क्लियर हुआ कि ये जो सिविलाइजेशन है वो कितना पुराना है। पहले तो ये था कि बहुत पुराना है, प्रोबेबली 2000-3000 साल पुराना, लेकिन जब मेसोपोटामिया के सील्स में वो सील्स मिल रहे थे, वो मोटिफ मिल रहे थे, देन इट बिकेम क्लियर कि ये तो मेसोपोटामिया जितना पुराना है, और तब जाके क्लियर हो पाया कि भाई हमारी जो हिस्ट्री है वो 600 बीसी से नहीं बल्कि 3500 बीसी के आसपास से चलती आ रही है। और इसी को लेके एस एन रॉय, जिन्होंने किताब लिखी थी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये किताब इंडियन आर्कियोलॉजी की जर्नी के ऊपर है। उन्होंने कहा था कि मार्शल ने इंडिया को 3000 साल पुराना कर दिया। जैसा जहाँ पे लोग समझते थे कि 600 बीसी के आसपास इंडिया की हिस्ट्री शुरू हुई है, इसने सीधे 3000 साल पुराना कर दिया कि हमारी हिस्ट्री जो है मेसोपोटामिया के कंटेम्परेरी हो सकता है उससे पहले से शुरू हुई है। सो दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन मार्शल। इनके टेन्योर को हाइलाइट अगर करती है कुछ चीज़ें, तो सबसे पहला तो ये पहले प्रोफेशनल थे टू वर्क इन द एएसआई एज़ अ डीजी। ग्रीस, क्रीट बहुत जगहों पे इनका एक्सपीरियंस था, और पायनियर इन द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल कई बार ऐसा पूछा जाता है कि डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है इन द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसको आप बताइए। तो उसमें आप कनिंघम साहब से शुरू करेंगे। कनिंघम ने हालांकि कुछ डिकोड नहीं किया था, बट एएसआई की स्थापना अपने आप में एक रास्ता खोल देती है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सिविलाइजेशन। तो ये रहे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वैसे तो काफ़ी परफेक्ट आदमी थे, लेकिन एक जगह पे गलती करते थे कि ये माउंट्स को, मतलब मिट्टियों को, मिट्टी के टीले को, एक जो लेयर है मिट्टी का, उसको हॉरिज़ॉन्टली यूनिफ़ॉर्म लेयर पे एक्सकैवेट करते थे। अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे एक लेयर है मिट्टी का, ठीक है? मान लेते हैं कि 10 फुट का लेयर है, ठीक है? ये जो 10 फुट का लेयर है, मार्शल का ऐसा कहना था कि इस 10 फुट के लेयर को मान लेते हैं कि 2-2 फुट के उसमें बाँट लेते हैं। सो 2 फुट ये, 2 फुट ये, 2 फुट ये, 2 फुट ये, और 1 मान और बढ़ा लिया। मार्शल का मानना था कि शुरुआत के 2 फुट में जितने भी सामान मिल रहा है वो सब एक टाइम पीरियड के हैं, ऑब्वियसली नए होंगे, जितना ऊपर सामान मिल रहा है वो उतना नया है, जितना नीचे सामान मिल रहा है वो उतना पुराना है। उसके नीचे के लेयर में जो सामान मिल रहा है 2 फुट के यूनिफ़ॉर्म लेयर में, वो सब एक टाइम पीरियड के हैं। फिर आगे नीचे के 2 फुट में जो मिल रहा है वो सब यूनिफ़ॉर्म लेयर में, वो सब एक ही टाइम पीरियड के हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब आप परफेक्ट आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रैटिग्राफी आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ता है, जिसके लिए हम मॉर्टिमर व्हीलर को काफ़ी क्रेडिट देते हैं कि मॉर्टिमर व्हीलर आते हैं मार्शल के बाद। ही टूक ओवर द कमांड इन 1944, और इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को इम्प्लीमेंट करवाया। उससे पहले आर्कियोलॉजी में स्ट्रैटिग्राफी चलती नहीं थी। स्ट्रैटिग्राफी से आप आर्टिफैक्ट्स जब रिकवर करते हो तो उसको एकदम सही टाइम पीरियड में प्लेस कर पाते हैं। अब उस ज़माने में उतने रिसोर्सेज़ नहीं थे कि आप हर चीज़ को कार्बन डेटिंग मेथड के ज़रिए जज कर पाएँ। तो अगर आप लेयर को एटलीस्ट अगर एक्यूरेटली जज कर लेते तो टाइम पीरियड तो बता ही पाएँगे कि ये किस से कब पीरियड के बीच के समान है। स्ट्रैटिग्राफी को समझने के लिए थोड़ा-सा आप इस तस्वीर को देखिए। दैट इज़ अ यूनिफ़ॉर्म लेयर, ठीक है? ये एक यूनिफ़ॉर्म लेयर है, मान लेते हैं 5 फुट का है, या 2 फुट का। मार्शल के अकॉर्डिंग ये जितने भी सामान इस पूरे लेयर में मिल रहे थे वो सब एक ही टाइम पीरियड के हैं। बट ऐसा काम नहीं करता है, क्योंकि एक यूनिफ़ॉर्म लेयर में जो कि 2 फुट का हो सकता है, 3 फुट का हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रैटिग्राफिकल लेयर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं दैट इज़ अ सेपरेट स्ट्रैटिग्राफिकल लेयर। इसके अंदर जो सामान मिल रहा है, वो सामान और इसके बीच जो सामान मिल रहा है, उन सामानों में फ़र्क है टाइम पीरियड का। फिर उसके नीचे जो सामान मिल रहा है, उनमें भी फ़र्क है। तो ना तो ये सीधी लाइन में होते हैं,
ये इस तरीके से क्रॉस्ड या अजीबो-गरीब हो सकते हैं। तो स्ट्रैटिग्राफिकल लेयर का हमें ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि सर ये पता कैसे चलता है स्ट्रैटिग्राफिकल लेयर का? तो वो टेक्सचर से पता चलता है। जैसे आप सामानों को एक्सकैवेट करते हैं, तो आपने अगर एक लेयर पे सामानों को निकाल लिया, तो दूसरे लेयर पे थोड़ा-सा टेक्सचर बदल जाता है और आप देखते हैं मॉइस्ट आपको मिलता है। तो इस बेसिस पे आप कहते हैं कि ओके, वी आर डन विद द लेयर, अब नया लेयर शुरू हो रहा है। तो इसमें आर्कियोलॉजी की ऑब्वियसली आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, इसके बगैर तो आप स्ट्रैटिग्राफी नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मॉर्टिमर व्हीलर कि एक्सकैवेशन तो ऑलरेडी हो रहे थे बहुत जगहों पे, लेकिन जो एक्सकैवेशन में एक्यूरेसी है, वो मॉर्टिमर व्हीलर के ज़रिए पॉसिबल हो पाई। सो दैट इज़ अ कंट्रीब्यूशन एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज़ स्ट्रैटिग्राफी कि एक यूनिफॉर्म लेयर में जो कि 2 फुट का हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रैटिग्राफिकल लेयर हो सकते हैं एंड वी हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन दोज़ लेयर्स एज़ सेपरेट टाइम पीरियड ऑब्जेक्ट्स कि वो एक टाइम पीरियड के नहीं, जैसे ये जो लेयर है उसके सामान और इसके अंदर के जो सामान है वो अलग टाइम पीरियड के हैं और ये एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट ही बता पाएगा। हालाँकि मॉर्टिमर व्हीलर भी कोई प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, वो भी मिलिट्री बैकग्राउंड से ही थे। बट चूँकि ही वाज़ गिफ्टेड विद दिस काइंड ऑफ टैलेंट तो उन्होंने इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट किया। अब जब हम एक्सकैवेशन की बात करते हैं, डिस्कवरी की बात करते हैं 1924 में तो ऑफ़िशियल डिस्कवरी हो गई। इसके बाद बहुत सारे जो पंजाब और सिंध के साइड से वहाँ पे एक्सकैवेशन शुरू हुआ। लेकिन इस बीच इंडिया का हो जाता है पार्टीशन। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट वी शुड नो अबाउट पोस्ट पार्टीशन डेवलपमेंट। तो पहले हिस्से में क्या होता है, 1947 के बाद चूँकि ज़्यादातर जो हड़प्पन साइट्स हैं वो पाकिस्तान में थे, तो अब इंडिया के हड़प्पन साइट्स खोजेगा। चाहे कालीबंगन की बात करें, लोथल की बात करें, राखी गढ़ी या ढोलावीरा, ये सब काफ़ी बाद खोजेगा 1950s के बाद। क्योंकि अब वहाँ पे आप जाके एक्सकैवेशन कर नहीं सकते हैं और हड़प्पन सिविलाइज़ेशन को पाकिस्तानियों ने बहुत लंबे समय तक जो है वो इग्नोर ही कर दिया। क्योंकि उनका जो हेरिटेज था वो इस्लामिक हेरिटेज था और वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से बिल्कुल मैच नहीं करता था। इंडियंस इसे कंटिन्यू करना चाहते थे और जानना चाहते थे, तो इन्होंने इंडियन साइट्स को एक्सकेवेट करना, उसको लोकेट करके आइडेंटिफ़ाई करके वहाँ पे खुदाई शुरू की। देन 1980s में एक बदलाव आया, बहुत सारे यूरोपियंस, जर्मन्स वो भी इंटरेस्टेड हुए हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए, तो उन्होंने पाकिस्तानी साइट्स पे, इंडियन साइट्स पे आके स्पेशली मॉडर्न टेक्निक्स का इम्प्लीमेंटेशन करके वहाँ पे एक्सकेवेशन करना शुरू किया। तो सिंस 1980s देयर आल्सो हैव बीन ग्लोबल इंटरेस्ट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन और उसके बाद बहुत सारे नए तकनीकों का इस्तेमाल करके चीज़ों को रिकवर किया गया है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ कमिंग टू अ वेरी मेजर टॉपिक कि भैया जब हम आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी करते हैं तो इसके इंटरप्रिटेशन में क्या-क्या प्रॉब्लम आती है। पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये इंटरप्रिटेशन होता कैसे है एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड। सो फॉर दैट आई विल बी रेफरिंग द एनसीईआरटी प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग पास्ट टुगेदर। हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट तो अवेलेबल है नहीं। ज़्यादातर चीज़ें जो हमने हड़प्पन्स के बारे में पता की है, वो उनके मटीरियल एविडेंस ही पता की है और उनके यूज़ेज़ को पता करना, उनके कॉन्टेक्स्ट को पता करना उतना आसान नहीं होता है। तो आपके सामने पहले तो प्रोसेस बताया गया है कि आखिर जब हमारे पास आर्टिफैक्ट मिलता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो व्हेनेवर वी फाइंड अ आर्टिफैक्ट हम उसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आप आर्टिफैक्ट रिकवर करेंगे और क्लासिफाई करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप उनको मटीरियल के तौर पे क्लासिफाई कर लीजिए कि ये क्ले का बना हुआ है, कार्नेलियन का बना हुआ है, लैपिस lazuli का बना हुआ है, ये बड़ा आसान होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट है उसके फंक्शन के तौर पे क्लासिफाई करना कि आखिर इसका यूज़ क्या होता होगा? क्या ये एक कॉपर टूल था जिसका एग्रीकल्चर में काम करते होंगे? क्या ये एक स्टोन टूल है जिसका हंटिंग के लिए यूज़ करते होंगे? ये फंक्शन एनालाइज़ करने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसके डिफरेंट तरीके हैं। अगेन आई विल बी रेफरिंग टू एनसीईआरटी फॉर दैट। एक तरीका है फंक्शन एनालाइज़ करने का कि आप उसको प्रेज़ेंट डे के चीज़ों से रिज़ेम्बलेंस उसका ड्रॉ करो। रिज़ेम्बलेंस मतलब कि सिमिलैरिटी क्या है प्रेज़ेंट डे की चीज़ों से। जैसा हमने चैप्टर के शुरू में देखा था सैडल कॉन्स जब मिले, तो वो चीज़ें ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वी आर यूज्ड टू ऑफ दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो हमें पता करने में बिल्कुल वक़्त नहीं लगा कि इसका इस्तेमाल ये लोग भी मसाला पीसने के लिए ही करते होंगे। सो वी ऑफ़न गो फ्रॉम प्रेज़ेंट टू पास्ट। आज की चीज़ों से कंपेयर करके हम पास्ट की चीज़ों को डिकोड करते हैं। अच्छा, जब ये स्टोन ब्लेड्स या कॉर्ड्स या बीड्स की बात करते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह की चीज़ है, उसमें तो ये क्लैरिटी मिल जाती है क्योंकि ज्वेलरी बीड्स को ज्वेलरी के लिए यूज़ किया जाता होगा, ब्लेड्स को प्रोबेबली एग्रीकल्चर या हंटिंग के लिए यूज़ करते होंगे, कॉर्ड्स को पीसने के लिए यूज़ करते होंगे। लेकिन समस्या गहरी तब हो जाती है जब हमारे पास प्रीस्ट किंग जैसी चीज़ मिलती है। उस केस में हमें कॉन्टेक्स्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट जैसे अगर प्रीस्ट किंग की मूर्ति मोहनजोदड़ो के सिटाडेल की जगह नहीं, बल्कि एक नाले में मिली होती, तो हम ऐसा नहीं कहते कि वो एक बहुत बड़ा राजा था या उसका नाम प्रीस्ट किंग रखा भी नहीं जाता। सो ऐसे आर्टिफैक्ट्स में हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि ये चीज़ कहाँ मिली है? क्या ये किसी घर में मिली है? क्या ये किसी ड्रेन में मिली है? जैसा मैंने आपको बताया था कि घड़ियाल को हड़प्पन्स कंज़्यूम करते थे। वो किस बेसिस पे बताया कि घड़ियाल की हड्डी अगर घर के अंदर मिल रही है, तो प्रोबेबली उसे कंज़्यूम ही करते होंगे। क्योंकि घड़ियाल ऐसे घर में आता-जाता तो होगा नहीं, उसे मार के उसके उसे खाते होंगे, तभी तो घर के अंदर उसकी हड्डी मिल रही है। और डोमेस्टिकेशन आप क्या ही करेंगे घड़ियाल का, कोई ज़ू तो आपने खोला नहीं है। सो कॉन्टेक्स्ट आपको कई बार एनालाइज़ करना पड़ता है।
एक और तरीका है जब चीज़ें थोड़ी-सी और गंभीर हो जाती है, जैसे वे समटाइम्स यू आल्सो हैव टू यूज़ द इनडायरेक्ट एविडेंस। जैसे हमारे पास कॉटन के एविडेंस मिले हैं हड़प्पन साइट से, कपड़ा तो नहीं मिला क्योंकि वो तो डिकम्पोज़ हो जाएगा। बट वी आर नॉट श्योर कि कॉटन क्या ये लोग इस्तेमाल करते थे। वो चीज़ कब तब क्लियर हो पाई जब हमने प्रीस्ट किंग की मूर्ति को देखा और वहाँ पे देखा कि उसने एक चादर लपेटा हुआ है और वो कॉटन का लग रहा है। तो पता चला कि ओके, कॉटन का जो एविडेंस है वो वाक़ई में सही है, दैट इज़ नॉट फॉल्टी, क्योंकि ये चादर इसने प ओढ़ी हुई है। इस तरीके से चीज़ें हम डिकोड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो साधारण सी चीज़ें जैसे बीड हो गया, क्वार्न हो गया, वो सब तो आसानी से डिकोड हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ अनयूजुअल सी चीज़ आती है, अनफ़ेमिलियर सी चीज़ आती है, जैसे प्रीस्ट किंग, जैसे ग्रेट बात, तो उसमें आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार गलत असम्पशन्स ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको कहा था कि हर बार ये प्रेज़ेंट से आप पास्ट में जाएँगे तो सही कन्क्लूज़न पे नहीं पहुँच पाएँगे। अब हम उसको देखेंगे कि हाउ दिस आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन बी प्रॉब्लमैटिक। सबसे पहले आप इस मूर्ति को देखिए। ये मूर्ति है मदर गॉडेस की, नाम दिया गया है मदर गॉडेस। ऐसा माना जाता है कि ये शायद उनकी देवी होगी, हालाँकि ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, हमने अज़्यूम कर लिया है। किस बेसिस पे अज़्यूम किया है? अगर आप इस मूर्ति को देखेंगे, इन्होंने काफ़ी ज्वेलरी पहनी हुई है और यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा लगा कि चूँकि इंडियन कल्चर में देवियों को ज्वेलरी पहनाया जाता है और इस हिसाब से मुकुट से सजाया जाता है, तो प्रोबेबली ये शायद धार्मिक देवी होंगी। और ये मदर गॉडेस के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है। जो भी चीज़ उन्हें अनयूजुअल लगी, जो भी चीज़ उन्हें अनफ़ेमिलियर लगी, उन्होंने कह दिया कि ये सब किसी न किसी तरीके से उनके धार्मिक पर्पस का पार्ट होंगे। जैसे ग्रेट बाथ, अब ग्रेट बाथ का कॉन्टेक्स्ट उन्हें पता नहीं कि किस पर्पस के लिए इसे यूज़ किया जाता था, तो उन्होंने कलेक्टिवली कह दिया कि ग्रेट बाथ जो है, वो आप सेरेमोनियल पर्पस के लिए उसका यूज़ करते होंगे। सो इन अनदर इंस्टेंस स्ट्रक्चर्स हैव बीन असाइन्ड रिचुअल सिग्निफिकेंस, चाहे आप ग्रेट बाथ की बात करें। अच्छा, ग्रेट बाथ का एक छोटा-सा नमूना हमें कालीबंगन में भी मिलता है। या फायर अल्टर की बात करें, एक रेक्टेंगुलर कुंड मिला है जिसमें शायद मानते हैं कि इसमें यज्ञ वगैरह आहुति दी जाती होगी, तो हमें वी आर नॉट क्लियर अबाउट दैट। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर मिला और चूँकि उसके यूज़ के बारे में पता नहीं है, आज के ज़माने में वैसे स्ट्रक्चर को यज्ञ के लिए यूज़ किया जाता है, तो उन्होंने अगेन प्रेज़ेंट से कंपेयर करके पास्ट को कंक्लूड कर दिया कि ये शायद यज्ञ वेदिका रही होगी। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। हमें इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है, हमें इसका कोई रेफ़रेंस नहीं मिलता है। ये चीज़ें तब और मुश्किल हो जाती है जब हम हड़प्पन मोटिव्स में ऐसे जानवरों को देखते हैं जिनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। जैसे जब हम यूनिकॉर्न को देखते हैं। यूनिकॉर्न का कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है कि ऐसा जानवर वाक़ई में एक्ज़िस्ट करता था या नहीं करता था। अब इस तरीके के फ़िक्शनल जानवरों को वो क्यों यूज़ करते होंगे? वी आर नॉट श्योर अबाउट देम। तो उनको भी, यूनिकॉर्न को भी आर्कियोलॉजिस्ट ने कह दिया कि भाई ये भी किसी न किसी प्रकार से इनके रिचुअल का पार्ट होंगे। एक और कन्फ्यूज़न हमें मिलता है इस सील में। कैन यू सी दिस? ये जो सील है, यहाँ पे एक आदमी बैठा है जिसके ऊपर एक मुकुट है 2 सींगों वाला और ये एक वी योगिक पोज़ीशन में बैठा है, काइंड ऑफ मेडिटेशन करते हुए, और इसके आस-पास जो है बहुत सारे जानवर हैं। चूँकि यूरोपियंस ने देखा था कि इंडिया में एक ऐसे देवता है जिनको मेडिटेटिव पोज़ीशन में दिखाया जाता है और उनको पशुपति भी कहा गया है जो कि शिव हैं, तो इस सील का नाम रख दिया गया प्रोटोशिवा सील। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है? जब आप इसको प्रोटोशिवा सील मानते हैं, दैट मीन्स आप मानते हैं कि ये शिव के अवतार होंगे जो हड़प्पन्स के द्वारा शायद पूजे जाते होंगे। लेकिन जब हम हड़प्पन्स के बाद के कल्चर को देखते हैं, हड़प्पन्स के ठीक बाद जो है वैदिक कल्चर आया, उसके बाद पौराणिक कल्चर आया जिसमें शिव का ज़िक्र है, पशुपति का ज़िक्र है। वैदिक कल्चर में पहली बात तो शिव का उतना ज़िक्र नहीं है। अगर कहीं ज़िक्र है भी तो रुद्र का ज़िक्र है, जो कि शिव के अवतार ही माने जाते हैं, शिव के काइंड ऑफ प्रेडिसेसर माने जाते हैं। उस रुद्र का जिनका ज़िक्र ऋग्वेद में है और वैदिक किताबों में है, वो रुद्र कहीं भी जानवरों के देवता नहीं बताया गया। वो रुद्र कहीं भी इस प्रकार से जानवरों के सींगों के मुकुट पहने हुए नहीं दिखाया गया। वो तो बहुत लेटर पुरानी ट्रेडिशन जो 4th-5वीं शताब्दी सी में शुरू हुआ था, उनमें ये चीज़ें हैं। व्हिच मीन्स जो चीज़ 3500 बीसी में मिल रही है, क्या उनका रेफ़रेंस हम 400 सी के स कहानियों से, किताबों से कर सकते हैं? मतलब ऑलमोस्ट 4000 साल बाद वाली कहानियाँ। क्योंकि अगर शिव का रेफ़रेंस होगा तो जस्ट बाद वैदिक सिविलाइज़ेशन आया है जिसमें रुद्र हैं और उस रुद्र को ना तो पशुपति के तौर पे दिखाया गया है और ना ही ऐसे जानवरों से घिरा हुआ कहीं पे बताया गया है। दैट मीन्स कि अगर हम इसे प्रोटोशेवा सील मानते हैं तो ये गलत है। क्योंकि शिव के जो अवतार रुद्र हैं, इन द नेक्स्ट सिविलाइज़ेशन जो हड़प्पन्स के ठीक बाद आई है वैदिक सिविलाइज़ेशन, उसमें तो उनको ऐसा कभी दिखाई नहीं गया। इस तरीके से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बिकॉज़ 2 कारण हैं इसके। पहला कि भाई साहब हमें हड़प्पन सिविलाइज़ेशन का कोई रेफ़रेंस बाद के सिविलाइज़ेशन में, बाद की किताबों में नहीं मिलता है। तो ऑलमोस्ट ये एक मिस्ट्री की तरह है और दूसरी चीज़, चूँकि हमने इसके स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफ़र नहीं किया है, तो एक बहुत बड़ा पार्ट जो है दैट इज़ मिसिंग और उस वजह से हमें ये कन्फ्यूज़न होती है। फिर कई लोगों ने जब ये कन्फ्यूज़न उनके सामने आया कि भाई आप शिव से कैसे कन्क्लूड करेंगे, क्योंकि ये तो जो शिव के अवतार हैं और जो शिव का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है, वो शिव तो 4000 साल बाद आएँगे। तो शिव से आप कैसे कन्क्लूड कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि चलो ये शिव नहीं है, कोई शामन होगा। शामन इज़ अ काइंड ऑफ
मैजिकल पावर होल्डिंग मैन या वुमेन, महिलाएं भी हो सकती थी, पुरुष भी हो सकते थे, जिनके पास कोई मैजिकल पावर होती थी, जो करामात दिखाते थे, और वो एंशिएंट कल्चर में काफ़ी प्रेवलेंट होते थे। काफ़ी लोगों का मानना है कि ये शायद कोई शामन होगा। अगेन वो रेफरेंस ड्रॉ कर रहे हैं बाकी के कल्चर से, वही हम कर सकते हैं। वी कैन फ्रेम अ रेफरेंस जो कि बाकी के कल्चर से हम उठाएँ, क्योंकि हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन का अबंडेंट रेफरेंस नहीं है और अभी तक हमने उसके स्क्रिप्ट को भी डिसाइफर नहीं किया। ये प्रॉब्लम बहरहाल जारी रहती है। जैसे एक यहाँ पे बोर्ड आप देख रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कॉनिक स्टोन्स है। कई लोगों का मानना है कि ये शिवलिंग है, कई लोगों का मानना है कि ये कोनिक स्टोन्स जो है वो बेसिकली एक चेस बोर्ड की तरह है और उसके मोहरे हैं। सो दैट इज़ हाउ स्पेकुलेशन इज़ मेड, और इस बेसिस पे ये जो प्रोटोशिवा सील है या प्रीस्ट किंग की मूर्ति है, मदर गॉडेस की मूर्ति, इनका नामांकन तो कर दिया गया, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट द यूज केस कि आखिर ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल में लाए जाते होंगे, कौन थे ये लोग। सो इवन दो वी नो अ लॉट अबाउट हड़प्पन पीपल्स, बट देयर इज स्टिल अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कवर। आई होप कि आप में से कुछ लोग आर्कियोलॉजी में इंटरेस्टेड होंगे, हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होंगे, एंड दे विल टेक ऑन दिस वर्क कि इस सिविलाइजेशन की ये मिस्ट्री को हम डिकोड कर पाए कि आखिर इनमें इतनी सारी चीज़ें जो मिस्टीरियस है, what is the story behind them. So that was all in this chapter. I hope this chapter was easy. मैंने simplified manner में पढ़ाने की पूरी कोशिश की है, थ्रेड कनेक्ट करके, ताकि आपको स्टोरी लाइन समझने में प्रॉब्लम ना हो। एंड इफ यू लाइक आवर लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। सब्सक्राइब तो जरूर सही कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से और भी कंटेंट्स हमारे पास अवेलेबल है इन द एबंडेंट क्वांटिटी, और हम क्वालिटी को धीरे धीरे और अपग्रेड ही करने वाले हैं। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि हमारा चैनल आप अपने दोस्तों को रिकमेंड जरूर करें, बिकॉज वी जस्ट डोंट love this underrated tag. So take a very good care of yourself, and I will see you in the next video.